नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे कॉमन एरर्स पर, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का लेटेस्ट 2024 एडिशन फॉलो कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं और इस एडिशन पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। तो आप जो है ये एडिशन परचेज कर लें, अपने किसी दोस्त वगैरह से अरेंज कर लें। इसके अलावा जो हम यहाँ पर सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं, इनको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इन सेंटेंसेस को, इन क्वेश्चंस को पीडीएफ की फॉर्म में ले सकते हैं। 12 से पहले के जो सेंटेंस थे वो 2018 से पहले के थे, उनको हम पुरानी वाली सीरीज में डिस्कस करेंगे, जो कि हम 16,500 से कंटिन्यू करेंगे। ये 2018 से 2023 तक के क्वेश्चन खत्म होने के बाद ये बातें जो है आप जानते हैं अच्छे से। अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि हम 2018 से 2023 तक के क्वेश्चंस को पहले हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। ये नए पैटर्न के सेंटेंसेस हैं। सेंटेंसेस तो वही है, ग्रामर वही है, कॉन्सेप्ट वही है। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस पहले करने चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा जो है टीसीएस के आने के बाद अगर कोई पैटर्न चेंज हुआ हो तो इसको वो भली बात समझ जाए। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, किरण पब्लिकेशन का लेटेस्ट एडिशन है, 2024 एडिशन इसको माना जा सकता है और इस पर लिखा हुआ है टिल दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस इसमें हैं, मतलब 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चन इस बुक में मिलेंगे आपको, और इस पर 16,950 प्लस लिखा हुआ है। ये बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये रहा हमारा आज का वीडियो का पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। अप्रोच आप हमारी जानते हैं कि हम यहाँ पर सेंटेंसेस को सिंटैक्टिकली एनालाइज करते हैं, और सिंटैक्टिकली एनालाइज से मेरा मतलब होता है कि सेंटेंस में लिखे हुए प्रत्येक वर्ड का फंक्शन, और उस फंक्शन के आधार पर उसको किस पार्ट ऑफ स्पीच में जाना चाहिए और किस तरह से वो दूसरे शब्दों से जुड़ेगा, और किस ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को, किस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को, सिंटेक्स को फॉलो किया गया है किस स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए, किस स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में। इन सब बातों पर हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, बात करेंगे। सेंटेंस देके शुरू कर लेते हैं। मैनी फर्म्स फेल बिकॉज व्हेन दे बिगिन एक्सपोर्टिंग दे हैव नॉट रिसर्च द टारगेट मार्केट्स और हैव नॉट प्लान इनफ। ऐसे बड़े बड़े सेंटेंस लिखकर आपको डराया जाएगा, आपको जो है कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आप सेंटेंस की स्ट्रक्चर को, सिंटेक्स को, उसके मीनिंग को समझते हैं, तो ये बड़े सेंटेंस आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे। मामूली बात है। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो वर्ड लिखा हुआ है मैनी, वो एक डिटर्मिनर है। हालांकि ये प्रोनाउन भी हो जाता है, लेकिन प्रोनाउन ये तब होगा जब ये किसी नाउन के स्थान पर लिखा होगा, किसी नाउन को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह आ जाएगा, और उस इनडायरेक्ट वे में, ये डायरेक्ट वे में उस नाउन को ही रिफर कर रहा होगा, लेकिन नाउन की जगह पर लिखा होगा। डिटर्मिनर ये तब होगा जब ये नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आया होगा। ये जो डिटर्मिनर होते हैं नाउन को डिटरमाइन करने के लिए लगाए जाते हैं, नाउन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्या है, कितना है, किसका है, उसका है। ठीक है, आधा किलो है, 5 है, 10 है, सारे के सारे जो है डिटर्मिनर ही होते हैं। नाउन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन होती है इनके पास, क्वांटिटी के बारे में, उसकी अमाउंट कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो किसका है, उसको किसकी पोजीशन में है। तो मैनी फर्म्स, ठीक है, मैनी जो है इंडेफिनिट नेचर का डिटर्मिनर है। ये तो बताता है कि जो फर्म्स है वो एक से ज्यादा है, लेकिन कितनी है ये नहीं बताता। फर्म्स यहाँ पर नाउन हो गया। अभी जो मैनी है मोर देन वन के लिए यूज किया जाता है, मोर देन वन के लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए फर्म्स को हमने क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया। अब मैनी लग गया उस नाउन के लिए डिटर्मिनर डिटरमाइन करने के लिए। अब ये जो पूरी की पूरी नाउन फ्रेज हो गई मैनी फर्म्स, इसको क्या कहेंगे हम, नाउन फ्रेज ही कहेंगे। अब ये जो नाउन फ्रेज होती है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का काम करती हैं। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आप इसको कह नहीं पाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब लिखे जाते हैं तो उससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट वो बनते हैं, या फिर कोई प्रीपोजिशन आई हो नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए, तो वो नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं। कॉम्प्लीमेंट भी आप इस नाउन फ्रेज को नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं लिखी। लिंकिंग वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती है। ये एक्चुअली में ये नाउन फ्रेज कही जानी चाहिए सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है तो इसका प्रेडिकेट भी होगा, कोई इसकी मेन वर्ब भी होगी जो इसको एक क्लोज बनाएगी। आगे लिखा हुआ है, चूंकि ये जो फर्म्स था ये प्लूरल नाउन था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फेल। फेल जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म लगाई गई है, मतलब सेंटेंस के टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिया गया है। स्टेट भी इंडेफिनिट यूज की गई है और टेंस भी प्रेजेंट यूज किया गया है।
फेल को इंट्रांजिटिवली यूज किया गया है। फेल एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव भी हो जाती है, इंट्रांजिटिव भी हो जाती है अपने कंटेक्स्ट और मीनिंग के हिसाब से। यहाँ पर इसको इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज किया गया है, और इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट इसने लिया नहीं और आ भी नहीं रहा। मैनी फर्म्स फेल। अब देखिए बिकॉज एक कंजंक्शन लगाया गया है। ये जो बिकॉज कंजंक्शन होता है सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन होता है, और सबऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ते हैं, या यूं कह लीजिए कि वो कंजंक्शन जो सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ते हैं उन्हें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहा जा सकता है। और सबऑर्डिनेट क्लोज से मतलब है कि ऐसी क्लोज जो कि मेन क्लोज के सब ऑर्डर में हो, सब रोल में हो, ठीक है, मतलब कि असिस्टेंट रोल में हो। मेन क्लोज का जो स्टैंडर्ड हो, लेवल हो, वो सबऑर्डिनेट क्लोज से ज्यादा हो। ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है मेन क्लोज का हिस्सा होती है। मेन क्लोज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन इनके अंदर होती है, और वो इंफॉर्मेशन जोड़ने के लिए ही इन क्लोज को लगाया जाता है। तो जैसे कि ये यहाँ पर ये इसको हटा देते हैं, मैनी फर्म्स फेल। ये अगर आपकी मेन क्लोज है तो इस मेन क्लोज का रीजन बताने के लिए हमने क्या लगाना है, बिकॉज कंजंक्शन लगाना है। बिकॉज कंजंक्शन जो लगाए जाते हैं वो रीजन को रिफर करने के लिए लगाए जाते हैं, प्रॉपर या एग्जैक्ट रीजन बताने के लिए। मैनी फर्म्स फेल, व्हाई, बिकॉज। तो ये जो बिकॉज क्लोज होती है ये वाई का रिप्लाई होती है, और इसको एडवर्ब क्लोज कहा जा सकता है इसके फंक्शन के आधार पर। क्यों कहा जा सकता है? मैं ये जो बिकॉज क्लोज है, बिकॉज के बाद जितनी भी लिखी है ना, पूरा जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, बिकॉज व्हेन दे बिगिन एक्सपोर्टिंग दे हैव नॉट रिसर्च द टारगेट मार्केट्स और हैव नॉट प्लान इनफ, ये जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है बिकॉज के बाद, ये बिकॉज क्लोज है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, और इसको इस बिकॉज कंजंक्शन से जोड़ा गया है। और इस सबऑर्डिनेट क्लोज को मैं कह सकता हूं कि ये रीजन है। रीजन है किस चीज का? रीजन है इस फेल होने का, यानी कि इस वर्ब का रीजन बताने के लिए आई है। क्योंकि वर्ब के बारे में बताने के लिए इंफॉर्मेशन आई है, तो इस क्लोज को फंक्शन के आधार पर मैं कह सकता हूं एडवर्ब। और एडवर्ब भी कैसा? एडवर्ब ऑफ रीजन। देखिए एडवर्ब कई तरह के हो जाते हैं, एडवर्ब मैनर, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन, ठीक है। ये तो हमारे वो प्राइम मुख्य एडवर्ब है, लेकिन इनके अलावा भी कोई अगर ऐसा वर्ड है जो वर्ब के बारे में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उस वर्ड को, उस फ्रेज को, उस क्लोज को एडवर्ब कहा जा सकता है, ठीक है। इन 5-6 तरीके के जो एडवर्ब बताए हैं ये तो हमारे मुख्य है, स्टैंडर्ड या ऑफिशियल एडवर्ब है जो कि इंग्लिश में ज्यादा यूज होते हैं। इनके अलावा भी कोई वर्ड, कोई फ्रेज, कोई क्लोज अगर आपको ऐसी लिखी मिल जाए जो किसी वर्ब के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे रही है, तो आप उसको एडवर्ब ही कहेंगे। आप फिर ये भी देख लेंगे कि किस तरह का एडवर्ब है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देख लिया, ये पूरी क्लोज रीजन बता रही है उस वर्ब का, तो वर्ब के बारे में बता रही है तो एडवर्ब, और वर्ब का रीजन बता रही है तो एडवर्ब रीजन, और एडवर्ब रीजन वाई का ही रिप्लाई होते हैं, ठीक है। अब ये जो कंजंक्शन लगा है बिकॉज, ये लगा है इस मेन क्लोज को, और इसके बाद जो सारी इंफॉर्मेशन लिखी है ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। तो इन दोनों क्लोजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगा है, ये बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद एक और वर्ड लिखा हुआ है व्हेन। अब ये जो व्हेन वर्ड है ये एडवर्ब भी हो जाता है और कंजंक्शन भी हो जाता है। अब जब ये एडवर्ब होता है तब भी ये टाइम को ही रिफर करता है, और जब ये कंजंक्शन होता है तब भी ये टाइम रिलेवेंट फंक्शन भी होता है। या जब ये कंजंक्शन, ऐसा कहा जा सकता है कि व्हेन जब कंजंक्शन होता है तो कंजंक्शन है तो किसी क्लोज को जोड़ने के लिए लगाया गया है, तो जिस क्लोज को जोड़ने के लिए व्हेन लगाया गया है वो क्लोज भी टाइम को ही रिफर करती है। इस तरह से व्हेन जो है एक टाइम रिलेवेंट फंक्शन भी होता है। तो आप देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर व्हेन एडवर्ब है या कंजंक्शन है। एक्चुअली में व्हेन जब एडवर्ब होता है तो टाइम पूछने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। अगर आप किसी इवेंट का, किसी एक्शन का टाइम पूछना चाहते हैं, किसी से टाइम इंटेरोगेट करना चाहते हैं कि ये चीज कब होगी, कितने बजे होगी, तब आप व्हेन का यूज करते हैं इंटेरोगेट करने के लिए। यहाँ पर व्हेन क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ पर कोई इंटेरोगेशन तो हो ही नहीं रही है, व्हेन के द्वारा भी एक क्लोज को जोड़ा जा रहा है। कहाँ है वो क्लोज? ये लिखी है व्हेन के बाद, दे बिगिन एक्सपोर्टिंग। एक्चुअली में ये जो स्ट्रक्चर आपको दी गई है इसमें आपको 3 क्लोजेस दिखेंगी। ये जो दे बिगिन एक्सपोर्टिंग एक क्लोज ये हो गई, दे हैव नॉट रिसर्च एक क्लोज ये हो गई,
और एक क्लोज आपकी सबसे पहली वाली थी। तो ये 3 क्लोज है, 3 क्लोज को जोड़ने के लिए 2 कंजंक्शन होने चाहिए। भाई अगर आप 2 क्लोजेस को जोड़ रहे हो तो आप एक कंजंक्शन चाहिए होगा। अगर आप 3 क्लोजेस को जोड़ रहे हो तो आपको 2 कंजंक्शन चाहिए होंगे, बिल्कुल लॉजिकल है। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए 2 कंजंक्शन का यूज किया गया है। अब देखिए बिकॉज कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जा रहा था मैनी फर्म्स फेल इस वाली क्लोज को, क्लोज नंबर 1 को, और इसके बाद जो सारी इंफॉर्मेशन लिखी है इस क्लोज को। ठीक है, तो ये मेन क्लोज हो गई, और बिकॉज के बाद जो बाकी सब लिखा है वो सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। अगर हम बिकॉज कंजंक्शन को ध्यान में रखकर, बिकॉज कंजंक्शन को फोकस में रखकर बात करें तो फिर उसके बाद हमने वैन लगाया। वैन एडवर्ब तो है नहीं, किसी टाइम को इंटेरोगेट तो यहां पर किया नहीं जा रहा। वैन यहां पर कंजंक्शन है, और जब वो कंजंक्शन होता है तब भी वो टाइम रिलेवेंट फंक्शन में होता है। और टाइम को रिफर कैसे करता है? एक्चुअली में वैन जिस क्लोज को इंट्रोड्यूस करता है वही क्लोज टाइम को रिफर करती है अपने टेंस के द्वारा। जैसे यहाँ पर ये बिगिन है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देख, एक प्रोनाउन है, एक सब्जेक्ट हो गया, और चूंकि बिगिन एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद क्या आ गया? एक्सपोर्टिंग आ गया, नाउन। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी है, जीरेंड बनकर एक नाउन आ गई। अभी इसकी स्ट्रक्चर भी समझा दूंगा। तो ये दे बिगिन एक्सपोर्टिंग, ये जो क्लोज लिखी है, इस क्लोज की जो मेन वर्ब है बिगिन, इसके टेंस के द्वारा व्हेन क्लोज एक टाइम को रिफर करती है। व्हेन दे बिगिन एक्सपोर्टिंग, यानी कि जब ये वाला एक्शन होता है उस टाइम की बात की जा रही है। तो इस तरह से जो व्हेन क्लोज है, ये पूरी क्लोज एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज कही जा सकती है, क्योंकि व्हेन कंजंक्शन से हमने एक ऐसी क्लोज लिखी है जो टाइम को रिफर कर रही है। अच्छा, किसके टाइम को रिफर कर रही है? फेल के? नहीं, देखना पड़ेगा हमें कि व्हेन क्लोज, ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये किसके टाइम को रिफर कर रही है? एक्चुअली में ये जो व्हेन कंजंक्शन है किन 2 क्लोजेस को जोड़ने के लिए लगाया गया है? फर्म्स, मैनी फर्म्स फेल वाली क्लोज को जोड़ने के लिए तो हमने बिकॉज लगा दिया था। व्हेन दे बिगिन एक्सपोर्टिंग में ये जो व्हेन कंजंक्शन लगाया गया है, ये इस वाली क्लोज को, व्हेन दे बिगिन एक्सपोर्टिंग को, और ये दे हैव नॉट रिसर्च, इन दोनों क्लोजेस को जोड़ने के लिए लगाया गया है। एक्चुअली में आपके सामने सिचुएशन ऐसी है कि आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, जब हम बिकॉज कंजंक्शन को फोकस में रखकर बात करें तो बिकॉज के बाद लिखी हुई जो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन है हम उसको सबऑर्डिनेट क्लोज मान रहे हैं, तब जब हम इसको मेन क्लोज कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये खुद भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर एक और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको मिल गई। तो ये जो आपके पूरी की पूरी एक क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज, जब हम मैनी फर्म्स फेल को मेन क्लोज मान रहे हैं, ये खुद भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो व्हेन दे बिगिन एक्सपोर्टिंग है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, और उस सबऑर्डिनेट क्लोज के हिसाब से ये मेन क्लोज हो गई। ठीक है, तो ये व्हेन दे बिगिन एक्सपोर्टिंग जो है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज, या यूं कह लीजिए कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज रिफर कर रही है इसके टाइम को, दे हैव नॉट रिसर्च के टाइम को। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात की गई है, मतलब एक फ्रीक्वेंट एक्शन को रिफर किया जा रहा है कि जब ये होता है तो ये होता है। इतनी बात हो गई। अब देखो यहाँ पर बिगिन के बाद एक्सपोर्टिंग आया। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको और समझा देता हूँ। स्टूडेंट्स पता है मुझसे कंप्लेन करते हैं कि सर आप इतने ज्यादा समय लेते हो और 5 ही सेंटेंस कराते हो। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि मैं 5 सेंटेंस नहीं करा रहा हूं, मैं 5 सेंटेंस के माध्यम से आपके 50 सेंटेंस में लगने वाले कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं। हो सकता है आप इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर करके इस सेंटेंस को भी सही करके चले जाओ। आप इस सेंटेंस को सही कर लो, कोई भी स्टूडेंट्स बता देगा सर हैव लगी हुई है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद रिसर्च तो आना ही नहीं चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आनी नहीं चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। 8वीं क्लास का बच्चा बता देगा, 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा ये बात बता देगा कि हैज हैव हैड के साथ सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ये गलती हो गई, बस आगे चलो। लेकिन सेंटेंस में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीट करेंगे, इंप्रूव करेंगे, बहुत अच्छे लेवल पर आपको ले जाएंगे। और हो सकता है ये कॉन्सेप्ट से एरर जो मैंने व्हेन वाला बताया, बिकॉज वाला बताया, ये कॉन्सेप्ट से एरर इस सेंटेंस में ना हो, लेकिन 10, 20, 50 सेंटेंस छोड़कर 51वां सेंटेंस आपको ऐसा मिल जाए जहां पर इसी कॉन्सेप्ट को लेकर एरर दी गई हो, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, या कहीं PQRS में आपको ये सिचुएशन दे दी जाए। तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को ओवरऑल कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ।
आप ये समझिए कि बिगिन जो है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, और ऑब्जेक्ट कोई रेडीमेड नाउन हो तो ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट वर्ब लिखी होगी तो वर्ब को नाउन बनाना पड़ेगा, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो उसको इन्फिनिटिव बना दो 2 + V1, या फिर उसको जीरेंड बना दो। जीरेंड भी नाउन के फंक्शन में आ जाते हैं और इन्फिनिटिव भी नाउन के फंक्शन में आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको जीरेंडी क्यों बनाया, टू एक्सपोर्ट क्यों नहीं लिखा, और टू एक्सपोर्ट लिख देते तो क्या गलत हो जाता, कैसे गलत हो जाता, जीरेंड को ही यहाँ पर नाउन बनाकर क्यों लिखा। इस कॉन्सेप्ट से कम 100 सेंटेंस 100 बार ये पूछा गया है एसएससी के इतिहास में। प्रीवियस ईयर में 100 बार तो मैं कम बोल रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर, बट इस कॉन्सेप्ट पर बहुत क्वेश्चन आए हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाता है, क्लोज टेस्ट में इसको दे देता है, इन्फिनिटिव भी दे देगा, जीरेंड भी दे देगा, दोनों ही नाउन है, बताओ कौन सा वाला ऑब्जेक्ट लगाना है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद। तो इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो इन्फिनिटिव होते हैं ये ऐसे एक्शन को रिफर करते हैं, ऐसी एक्टिविटी को रिफर करते हैं जो मेन वर्ब के बाद होने वाला एक्शन होता है। पहले मेन वर्ब वाला एक्शन होगा, उसके बाद इन्फिनिटिव वाला एक्शन होगा। तो अगर आपके पास ऐसी कोई मेन वर्ब है, ऐसा इन्फिनिटिव में जो वर्ब है वो ऐसी वर्ब है और दोनों वर्ब का कॉम्बिनेशन ऐसा हो रहा है कि हाँ इन्फिनिटिव वाला एक्शन मेन वर्ब के बाद होने वाला एक्शन है, पहले मेन वर्ब वाला एक्शन खत्म हो जाएगा या शुरू, पहले मेन वर्ब वाला एक्शन शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद इन्फिनिटिव वाला एक्शन शुरू होकर खत्म हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप ऑब्जेक्ट के रूप में, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आप इन्फिनिटिव को लगाएं। लेकिन अगर आपकी मेन वर्ब ऐसी है जो कि इस नॉन फाइनाइट वर्ब वाले जीरेंड वाले एक्शन के साथ साथ हो सकती है, या आपके पास ऑब्जेक्ट के रूप में जो वर्ब लिखी गई है, जैसे यहां पर एक्सपोर्टिंग है, ये ऐसी वर्ब है जो मेन वर्ब से पहले का एक्शन हो। इन्फिनिटिव मेन वर्ब के बाद वाला एक्शन होता है। तो अगर आपके पास ऐसा एक्शन है जो मेन वर्ब के बाद होना संभव है या शुरू होना संभव है तो आप इन्फिनिटिव लगाएं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई मेन वर्ब है और ऐसा कॉम्बिनेशन हो रहा है इन दोनों वर्ब का जो कि एक साथ हो सकती है, या फिर ये ऑब्जेक्ट वाली वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब से पहले की होगी, तो आप जीरेंड लगाएं, क्योंकि जीरेंड जो है कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करता है इनडायरेक्ट वे में। वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, भले ही वो नाउन बन गया लेकिन है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, है वो नॉन फाइनाइट वर्ब, तो वो कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करता है। अब ये जो बिगिन है एक ऐसे नेचर की वर्ब है कि जब आप किसी चीज को स्टार्ट करते हो, बिगिन का मतलब टू स्टार्ट या टू इनिशिएट समथिंग, तो जब आप किसी चीज को बिगिन करते हो तो वो उसी टाइम पे प्रोसेस शुरू हो जाती है। ऐसा कि नहीं आपने पहले बिगिन करके खत्म कर दिया, फिर बिगिन होने के बाद ये एक्टिविटी एक्सपोर्ट वाली शुरू हुई। तो ये बिगिन और एक्सपोर्ट दोनों ऐसी वर्ब का कॉम्बिनेशन है जो एक साथ हो सकती है। मतलब जब बिगिन वाली वर्ब जैसे ये वाला एक्शन स्टार्ट करोगे वो वाला भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों वर्ब हो सकती हैं एक साथ। तो हमें एक्सपोर्ट को में एक कंटिन्यूटी के एस्पेक्ट को जोड़ना है, एक कंटिन्यूटी के सेंस को जोड़ना है कि जब ये वाला एक्शन हुआ तो ये वाली वर्ब भी कंटिन्यूस में हुई, कंटिन्यूटी में हुई। तो इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमने यहाँ पर जीरेंड प्रीफर किया। हम इन्फिनिटिव लगा देते तो गलत हो जाता और ये एरर आती है बिगिन के साथ लिखकर, स्टार्ट वगैरह के साथ लिखकर। ठीक है, तो व्हेन दे बिगिन एक्सपोर्टिंग, बिगिन ट्रांजिटिव वर्ब हो गई और उसका ऑब्जेक्ट हो गया एक्सपोर्टिंग। अब देखो कोमा का क्या यूज है यहाँ पर, जब आपने सबऑर्डिनेट क्लोज से सेंटेंस को स्टार्ट कर दिया तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपने शुरू में लिखा, कंजंक्शन आपको यहीं पर लिखना पड़ेगा क्योंकि व्हेन कंजंक्शन लगाया गया है इस क्लोज को जोड़ने के लिए, तो व्हेन कंजंक्शन इस क्लोज के साथ जुड़ा रहेगा और ये क्लोज आपने व्हेन कंजंक्शन शुरू में लिख दिया। तो अब इन दोनों क्लोजेस को अलग करने के लिए आपको कोमा लगाना पड़ेगा। अगर आप पहले मेन क्लोज लिख देते, दे हैव नोट रिसर्च वाली क्लोज लिख देते पहले, और उसके बाद आप सबऑर्डिनेट क्लोज लिखते व्हेन वाली, व्हेन दे बिगिन एक्सपोर्टिंग, तो फिर इन दोनों क्लोज को अलग करने के लिए आपने व्हेन कंजंक्शन का इस्तेमाल कर लिया था। यहां पर कोमा की जरूरत ही नहीं है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ कोमा लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती अगर वो बीच में लिखे हैं तो, क्योंकि उन्हीं से क्लोज स्टार्ट हो रही है। दोनों क्लोज को सेपरेट करने के लिए व्हेन कंजंक्शन लगा दिया, सेंसिबल है, लॉजिकल है। लेकिन जब व्हेन क्लोज आपने व्हेन कंजंक्शन शुरू में लगा दी तो आपको यहाँ कोमा लगाना चाहिए। कई बार कोमा मिस कर देता है तो वो
एक एरर है, हालांकि कॉमा से रिलेटेड एरर आपके एग्जाम में आती नहीं है, लेकिन अगर आप और अच्छे स्टैंडर्ड एग्जाम देने की कोशिश करोगे तो वहां पे आ भी सकती है। तो व्हेन दे बिगिन एक्सपोर्टिंग, एक सबऑर्डिनेट क्लोज लग गई, एक एडवर्ब टाइम क्लोज लग गई इस मेन क्लोज वाली दे हैव नॉट रिसर्च वाली वर्ब का टाइम बताने के लिए। प्रेजेंट का टाइम है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज भी हो रहा है, दे प्रोनाउन है, आप जानते हैं सब्जेक्टिव फंक्शन में होगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होना यहाँ पर संभव नहीं है। हैव लग गई हेल्पिंग वर्ब, रिसर्च को रिसर्च कर ईडी लगा दोगे, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दोगे क्योंकि हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। नॉट एक एडवर्ब है जिसको लगाया जाता है मेन वर्ब से पहले। इतनी बात क्लियर हो गई, मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ, थोड़ी सी जो है आगे के लिए मुझे जगह चाहिए। दे हैव नॉट रिसर्च, अब देखिए रिसर्च भी जो है एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और रिसर्च हो जाएगा, यहाँ पर ईडी लग जाएगा, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। उसके बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट, क्या लिखा है ऑब्जेक्ट के रूप में, द टारगेट मार्केट्स। मार्केट्स यहाँ पर नाउन हो गया, टारगेट यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव, कि कौन से वाले मार्केट की बात की जा रही है, जिनको जो कि टारगेट है हमारा। एडजेक्टिव के रूप में लग गया, द लग गया आर्टिकल, किसी स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक मार्केट्स की बात की जा रही है, प्लूरल है। फिर उसके बाद लगा और कंजंक्शन। अभी जो और कंजंक्शन है ये कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, आप सब जानते हैं कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो को ऑर्डर की, सेम ऑर्डर की, यानी कि सेम रैंक की स्ट्रक्चर जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सेम रैंक से मतलब है वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेगा, नाउन को नाउन से जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ेगा, बराबर औकात वालों को जोड़ेगा। तो यहां पर किसको जोड़ा जा रहा है ये पता लगेगा कि उसके बाद लिखा क्या है। और यहां पर क्या लिखा है, हैव नॉट प्लान्ड इनफ। तो यहां पर मेन वर्ब, एडवर्ब और हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन लगा है, मतलब कि यहां पर जोड़ा जा रहा है हैव नॉट प्लान्ड और हैव नॉट रिसर्च्ड को। इन दोनों वर्ब फ्रेज को, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब और वर्ब, इन दोनों कॉम्बिनेशन को जोड़ने के लिए हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाया है। दे दोनों के लिए कॉमन था तो वो पहले लिखा गया। प्लान्ड यहाँ पर ट्रांजिटिवली भी यूज हो जाती है, इंट्रांजिटिवली यूज की गई है, और ऑब्जेक्ट आएगा नहीं इंट्रांजिटिव वर्ब का। इनफ एक एडवर्ब के रूप में लगा है, जब इनफ एडवर्ब होता है तो वो मेन वर्ब के बाद लिखा करें आप। एट इनफ जब भी एडवर्ब, देखिए इनफ जो वर्ड है ना, मैं इनफ के बारे में बता देता हूँ, एक बड़ा की पॉइंट बता रहा हूँ। इनफ जब इनफ डिटर्मिनर भी हो जाता है और एडवर्ब भी हो जाता है। जब वो डिटर्मिनर होगा तो निश्चित तौर पर वो नाउन से पहले लिखा जाएगा, जिस नाउन को मॉडिफाई करेगा जी, या जिस नाउन को डिटरमाइन करेगा उससे पहले लिखा जाएगा। जैसे मैं लिखूं यहां पर इनफ फूड, फूड हो गया नाउन एडजेक्टिव, सी हैज इनफ फूड। अगर मैं लिखूं सी इज इनफ रिच तो ये गलत है। रिच है एडजेक्टिव, इनफ को मैं एडवर्ब के रूप में प्रयोग कर रहा हूं, ये गलत है, ये यूसेज। इनफ को लिखा जाता है बाद में, और इसको बाद में लिखने का रीजन ये है कि इनफ का मतलब होता है, इसको हटा देता हूं, इनफ का मतलब होता है सफिशिएंट, और ये मीनिंग अभी भी अधूरा है। सी इज रिच इनफ ये कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। जब आप किसी को इनफ रिच बता रहे हो तो आप यही बताओ कि उस इनफ रिच को, आप किसी को इनफ रिच बताकर आप किस एट्रीब्यूट को शो करना चाह रहे हो। मतलब रिच इनफ है तो रिच इनफ को फर्दर जो है एक मीनिंग दिया जाता है, एक फर्दर उसमें एट्रीब्यूट दिखाया जाता है। जैसे सी इज रिच इनफ टू बाई ए कार, है ना। अगर मैं केवल रिच इनफ लिख रहा था तो आपको स्ट्रक्चर सही लग रही थी, एडजेक्टिव और मैंने कहा कि एडवर्ब जो है बाद में लगा दो, स्ट्रक्चर आपको सही लग रही थी। लेकिन अगर आप किसी को सफिशिएंट रिच बता रहे हैं तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि उसकी सफिशिएंसी की आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, या आप उसकी सफिशिएंसी किस चीज में दिखा रहे हैं। रिचनेस में दिखा रहे हैं, लेकिन उसकी रिचनेस को आप किस डायरेक्शन में या किस डोमेन में दिखा रहे हैं। कोई इतना रिच है, आपने बोल दिया सी इज रिच इनफ,
तो मतलब कितने, ये जो इनफ है एक एडिक्वेसी को, एक सफिशिएंसी को रिफर कर रहा है, तो कितना सफिशिएंट, तो एक मीनिंग यहाँ पर इनकम्प्लीट रहता है। मतलब क्या, किसी को आप कह रहे हैं सी इज रिच इनफ, तो क्या वो पूरे शहर को खरीद लेगी या पूरी दुनिया को खरीद लेगी? नहीं ना। तो रिच इनफ जो है इनकम्प्लीट मीनिंग के साथ ही है। उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए आगे लिखी जाती है वो कॉम्प्लीमेंट जो ये बता सके कि उसकी रिचनेस को किस डोमेन में दिखाया जाना है। सी इज रिच इनफ टू बाई ए कार, इतनी रिच है कि उसकी सफिशिएंसी, उसकी रिचनेस की सफिशिएंसी है, एडिक्वेसी इतनी है कि वो एक कार तो खरीद ही सकती है। तो इस तरह के मीनिंग को कन्वे करता है। तो यहाँ पर जब वर्ब के लिए आया तो एडवर्ब लगा, तो वो बाद में आ गया। ये एडजेक्टिव वाला केस था जब मैंने यहाँ पर इन्फिनेटिव लगा। इस कॉन्सेप्ट पर भी डिटेल में बात करेंगे, चीजें सामने आ जाती हैं तो मैं बता देता हूँ, इग्नोर करके नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर एरर हो गई, ये आ गया आपका 12वां सेंटेंस। 13वें पर चल लेते हैं। Part of what a man learns will measurable as specific knowledge and skills, while another part involves changes. देखिए पार्ट हो गया यहाँ पर नाउन, उसके बाद लगा हुआ है प्रीपोजिशन। अब सबसे पहले तो इस नाउन के बारे में बात करो। नाउन यहाँ पर सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो आप में से ऐसे कोई कहेगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कह दिया तो ऑब्जेक्ट होगा तब जब ट्रांजिटिव वर्ब लिखी हो और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हो, या कोई प्रीपोजिशन लिखी हो उस प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा हो। ऐसी कोई सिचुएशन इससे पहले है नहीं, ना तो कोई ट्रांजिटिव वर्ब लिखी है ना प्रीपोजिशन लिखी है, कोई लिंकिंग वर्ब भी नहीं लिखी जो कहा जा सके कि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट रहा होगा लिंकिंग वर्ब से पहले और लिंकिंग वर्ब इस कॉम्प्लीमेंट को इस सब्जेक्ट से लिंक करने के लिए आई होगी। तो ये दोनों इंटरप्रिटेशन तो जस्टिफाइबल है ही नहीं। इसका मतलब पार्ट जो है वो सब्जेक्ट ही है। आगे लगा हुआ है ऑफ प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पूरी वो क्लोज, व्हाट ए मैन लर्न्स। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्लोज हो सकती है। व्हाट जो है एक प्रोनाउन हो गया। अब मैन एक नाउन है, ये आर्टिकल हो गया, और ये जो नाउन फ्रेज हो गई अ मैन, ये भी सब्जेक्ट हो गई। इसको भी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की तरह जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। अभी जो लर्न्स है ये मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब ट्रांजिटिव नेचर की है, और ट्रांजिटिव नेचर को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, वो ऑब्जेक्ट लिखा है शुरू में, व्हाट अ मैन लर्न्स। अब देखो, कहने का मतलब ये है कि वाट का मीनिंग मैंने अभी एक पिछली वीडियो में बताया था। वाट का इस सिचुएशन में मीनिंग होता है, देखिए इंटेरोगेट करने के लिए तो लगाया नहीं जा रहा है यहाँ पर, कोई पूछा तो जान नहीं रहा किसी आइडेंटिटी के बारे में, किसी एट्रीब्यूट के बारे में। यहाँ पर वाट का मीनिंग थोड़ा सा रिलेटिव मीनिंग होता है। वाट का मीनिंग होता है यहाँ पर द थिंग दैट। तो अगर आप वाट की जगह लगाकर देखें द थिंग दैट, तो आपको परफेक्ट लगेगी, स्ट्रक्चर एकदम कंप्लीट लगेगी। पार्ट ऑफ द थिंग दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह लग गया, जिसके लिए एंटीसीडेंट हो गया द थिंग, और वो दैट चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट बन सकता है लर्न्स का, और कंजंक्शन का काम भी कर सकता है। ठीक है, इस तरह से मीनिंग होता है इसका। इसलिए वर्ड को कई बार जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी ग्रामरियन कंसीडर कर लेते हैं, हालांकि वो मीनिंग वाइज रिलेटिव प्रोनाउन है, स्ट्रक्चर उसकी रिलेटिव प्रोनाउन वाली नहीं है। अब कहने का मतलब ये था कि जो ऑफ लगाकर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट लगाया गया है पूरा, ये जो पूरी की पूरी एक क्लोज लिखी गई है इस प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट बनाकर, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये फ्रेज लगाई गई है पार्ट को बताने के लिए, और इसने पार्ट को कर दिया डेफिनिट या स्पेसिफिक। अगर इसने स्पेसिफिक कर दिया तो यहाँ पर द आर्टिकल लगाया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अभी जो द पार्ट था ये क्या बताया था मैंने, सब्जेक्ट होगा, तो इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट भी आगे होना चाहिए, और वो प्रेडिकेट लिखा है विल मिजरेबल। आगे को विल हो गई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और मिजरेबल जो है एक तरह से एडजेक्टिव है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आनी चाहिए मेन वर्ब, बिना मेन वर्ब के प्रेडिकेट कंप्लीट होगा नहीं, और ये सेंटेंस ये क्लोज कंप्लीट होगी नहीं। तो यहां पर मिजरेबल नहीं, या तो इसको ऐसे लिखो, अगर देखो आपने एडजेक्टिव लगा दिया है, तो एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट की तरह ले लो और विल बी मिजरेबल कर दो। हालांकि मीनिंग थोड़ा सा अटपटा सा रहेगा, लेकिन फिर भी सही है। किरण पब्लिकेशन वालों ने विल बी मेजर्ड कर रखा होगा मेरे ख्याल से, ये भी सही है। अब इन्होंने क्या किया, बी मेजर्ड किया तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर को यूज कर लिया,
और अगर बी मिजरेबल यूज करोगे तो बी हो गई यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, और मिजरेबल आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हो सकता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसके लिए? अपने सब्जेक्ट के लिए, द पार्ट के लिए। द पार्ट ऑफ व्हाट ए मैन लर्न्स विल बी मिजरेबल। एज लग गया यहाँ पर प्रीपोजिशन कंपैरिजन करने के लिए कि किससे कंपैरिजन की जा रही है, पार्ट की, और एज प्रीपोजिशन के बाद लग गया एज स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स। नॉलेज नाउन हो गया, स्पेसिफिक हो गया एडजेक्टिव, एंड कंजंक्शन लग गया कोऑर्डिनेट नेचर का, जो कि दो नाउन को जोड़ रहा है, नॉलेज को और स्किल्स को। स्किल्स काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल में भी आ गई, नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसको नॉलेज को ऐसे लिखा गया। स्किल्स भी नाउन हो गया, तो एज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स। इतनी बात हो गई, यहां पे दोनों ही सही हो जाते। आगे फिर देखिए कोमा लगाया गया, वाइल। वाइल के बारे में जरा समझ लेते हैं। वाइल वर्ड एडवर्ब भी हो जाता है और कंजंक्शन भी हो जाता है। देखिए वाइल जब एडवर्ब होता है तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, और इसका मतलब होता है या ये रिफर करता है किसी ड्यूरेशन को, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में ड्यूरेशन को ही रिफर करता है, ठीक है। और एडवर्ब टाइम होता है एक तरीके से। जब ये कंजंक्शन होता है तब भी एक मीनिंग इसका ये हो जाता है कि ये टाइम रिलेवेंट फंक्शन में होता है, एक सिचुएशन में ये टाइम रिलेवेंट फंक्शन में होता है, और जब ये टाइम रिलेवेंट फंक्शन में होता है तब भी ये ड्यूरेशन को ही रिफर करता है, ड्यूरेशन को ही रिफर करता है। और अगर मैं इसका स्पेसिफिक मीनिंग लिखने की कोशिश करूं इस फंक्शन में, तो इसका मीनिंग होता है ड्यूरिंग द टाइम डेट, ठीक है। she ate food while watching टीवी। वॉचिंग क्या लग रहा है? वॉचिंग लग रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, किसके लिए? शी के लिए, और वाइल लग गया उससे पहले एडवर्ब, ओके। और अगर इसी वाइल वॉचिंग टीवी को मैं क्लोज बना दूं, मैं ऐसे लिख दूं सी एट फूड वाइल सी वॉज वॉचिंग टीवी, तो अब ये क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया, और ये पूरी की पूरी क्लोज क्या हो गई? टाइम क्लोज हो गई, एडवर्ब टाइम हो गया, जो कि कंटिन्यूअस स्टेट में है, इसकी मेन वर्ब तो एक ड्यूरेशन को रिफर कर रही है, उस ड्यूरेशन में उसने ये वाला काम कर लिया। एक फंक्शन तो ये हो गया वाइल का। दूसरा, वाइल जो है, जब यहां इस फंक्शन में भी ये कंजंक्शन है, और इसका मीनिंग होता है डिस्पाइट द फैक्ट दैट। ऐसे लिखा हुआ मिलेगा डिक्शनरी में, यही समझा देता हूं, इसी स्ट्रक्चर को खोल देता हूं। या यूं कह लो कि ऑल दो के सिमिलर मीनिंग में, ऑल दो के सिमिलर मीनिंग को रिफर करता है, ऑल दो के सिमिलर मीनिंग को रिफर करता है। अब देखो डिस्पाइट का मतलब क्या है? डिस्पाइट एक प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, और दैट को लगाया गया है कंजंक्शन के रूप में, ठीक है। और डिस्पाइट जो है प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है विदाउट प्रिवेंटेड या विदाउट प्रिवेंटिंग या प्रिवेंटेड बाय समथिंग, प्रिवेंटेड बाय समथिंग, किसी से रुके बिना। कुछ हो रहा है और वो किसी को रोक सकता है तो उससे रुके नहीं। अब देखो एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। प्रिवेंट का मतलब होता है टू स्टॉप, प्रिवेंटिंग काट दो, प्रिवेंटेड सही है, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग या टू स्टॉप समवन टू डू फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा वाइल का यूज करके, मैंने लिखा वाइल सी इज इंटेलिजेंट
शी फेल्ड हर एग्जाम। अब देखो वाइल की जगह आप ऑल्दो को लगाकर देख लो तो भी ये मीनिंगफुल लगेगा। एक्चुअली में कॉन्ट्रास्ट इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पर वाइल लगाया हुआ है। वाइल सी इज इंटेलिजेंट सी फेल्ड हर एग्जाम, या यहाँ पर डिस्पाइट द फैक्ट दैट सी इज इंटेलिजेंट, यानी कि इस फैक्ट के होने के बावजूद भी इस फैक्ट से उसका फेल्ड होना रुका नहीं, विदाउट प्रिवेंटेड बाय समथिंग। ठीक है, तो इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम वाइल कंजंक्शन को यूज करते हैं। ऑल्दो सी इज इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट थी तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि उसको एग्जाम पास कर देना चाहिए था। ठीक है, एक्सपेक्टेशन हमारी ये थी वाइल सी इज इंटेलिजेंट, तो क्या होना चाहिए था, सी अगर कोई इंटेलिजेंट है तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि फेल नहीं होना चाहिए था एग्जाम। लेकिन इस फैक्ट से भी, इस फैक्ट के होने के बावजूद भी उसका फेल्ड होना रुका नहीं। ये इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए भी हम वाइल को यूज कर लेते हैं, या सिंपल समझिए ऑल्दो के सिमिलर मीनिंग को कन्वे करता है वाइल इस फंक्शन में जब वो कंजंक्शन होता है। एक फंक्शन और है वाइल का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां पर जो है बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। वाइल जब कंजंक्शन होता है तो कंपेयर टू द फैक्ट मेंशन, मेन क्लोज में जो भी फैक्ट मेंशन किया गया है या वाइल क्लोज से जो भी फैक्ट मेंशन किया गया है उससे कंपैरिजन की जा रही है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा रहीम इज वेरी कॉन्फिडेंट, रहीम इज वेरी कॉन्फिडेंट, वाइल रश्मि इज अरे यार देख रहे हो क्या गड़बड़ है, कौन है, कहाँ है, मैंने लिखा रहीम इज वेरी कॉन्फिडेंट वाइल रश्मि इज शाई एंड क्वाइट। अब देखो यहाँ पर ये जो दोनों इंफॉर्मेशन है ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। रहीम का कॉन्फिडेंट होना रश्मि के शाई या क्वाइट से रिलेटेड नहीं है, उसका कॉन्फिडेंट होना अलग है, रश्मि का क्वाइट एंड शाई होना अलग है। या इसके क्वाइट एंड शाई होने से उसके कॉन्फिडेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं है कि इसके ये शाई और क्वाइट है, या ये इसलिए शाई और क्वाइट नहीं है जो मतलब इसका शाई और क्वाइट होना के पीछे का रीजन कोई रहीम के कॉन्फिडेंट होना नहीं है। कहने का मतलब है कि दोनों फैक्ट ऐसे लिखे गए हैं जो कि दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन यहाँ पर लगाया गया है एक कंपैरिजन का सेंस कि इस इंफॉर्मेशन को इस इंफॉर्मेशन से कंपेयर किया जा रहा है। ये वाइल कंजंक्शन को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ये बताने के लिए कि वाइल कंजंक्शन से जो इंफॉर्मेशन लिखी जा रही है वो मेन क्लोज से कैसे अलग है, हाउ टू इंफॉर्मेशन आर डिफरेंट, कि किस तरह से जो है दोनों इंफॉर्मेशन अलग है, या दो अलग अलग इंफॉर्मेशन को एक कंपैरिजन के सेंस में ऐड करने के लिए वाइल कंजंक्शन को यूज किया जाता है। यहाँ पर ये ऑल्दो के सिमिलर मीनिंग को रिफर नहीं करता, यहाँ पर कोई इसका कॉन्फिडेंस का उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वापस चलते हैं। अरे यार क्या हुआ ये, सही है, कोई मक्खी वगैरह कोई मच्छर वगैरह बैठ जाता है इस पे कोने में वो आगे तो ये काम करना बंद कर देता है इसका टच, ऐसा है। ये है हमारा सेंटेंस। तो वाइल जो है इस तीसरे वाले मीनिंग में ही लगाया गया है, एक कंपैरिजन करने के लिए। पहले एक इंफॉर्मेशन लिखी, फिर उस इंफॉर्मेशन से अलग इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर देना चाह रहे हैं, एक ऐसी इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं जो पहले लिखी हुई इंफॉर्मेशन से अलग हो। तो उस अलग इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए और उसको एक कंपैरिजन के सेंस में लेने के लिए कि पहले हमने ये लिखा और इसके कंपैरिजन में ऐसा है। ठीक है, पहले आप ये समझिए, ये पढ़िए, और एक तरफ तो ये चीज है और दूसरी तरफ ये चीजें हैं, इसके कंपैरिजन में ये देखिए जरा ये क्या चीज है। तो इस तरह के सेंस को कन्वे करने के लिए हमने वाइल कंजंक्शन को यहाँ पर यूज किया। किसी टाइम की ड्यूरेशन को नहीं बता रहा, किसी कॉन्ट्रास्ट या आल्दे के मीनिंग को यूज नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर तीसरे मीनिंग में जो है तीसरा फंक्शन जो मैंने बताया था वाइल का वो यहाँ पर यूज हो रहा है। अनदर पार्ट इन्वॉल्व चेंजेस, कहा आपसे ये जा रहा है कि
एक पार्ट तो इंसान का ऐसा है कि वो जो है स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल्स की तरह जो है मेजर किया जाएगा, और दूसरा पार्ट ऐसा है कि वो चेंजेस को इन्वॉल्व करता है। पार्ट हो गया नाउन, अनदर हो गया उसके लिए डिटर्मिनर, अनदर पार्ट सिंगुलर होता है ये। अनदर के साथ जब भी कोई नाउन लिखते हैं तो सिंगुलर ही लिखते हैं, अदर के साथ लिख देते हैं अदर पार्ट्स हो जाता। तो कहने की मतलब है अनदर पार्ट। अनदर में वैसे भी एन है, एन एन अदर पार्ट को ही मिला के एन अदर प्लस मिल गई तो अनदर हो गया है। तो एन तो वैसे भी सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है। तो अनदर पार्ट इन्वॉल्व्स मेन वर्ब हो गई यहाँ पर, जो कि ट्रांजिटिवली यूज हो रही है, ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद लिखा है ऑब्जेक्ट चेंजेस, जो कि काउंटेबल नाउन है। एक्चुअली में चेंज जो है काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो चेंजेस जो है काउंटेबल नाउन हो सकता है, तो उसको प्लूरल कर दिया। ये हो गया आपका 13 के फर्स्ट पार्ट में आपको गलती बतानी थी, 2 जगह गलती थी। ठीक है, आगे चल लेते हैं। ये हो गया 14। He explained that the pillars of tribalism that humans rely on for security would always counter any significant culture or social change. ठीक है, ही यहाँ पर प्रोनाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। एक्सप्लेन यहाँ पर मेन वर्ब हो गया जो कि ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी। एक्सप्लेन का मतलब टू डिस्क्राइब समथिंग इन डिटेल, किसी चीज के बारे में डिटेल में बताना। तो एक्सप्लेन ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, और उस ऑब्जेक्ट को लिखा कैसे गया है, एक क्लोज बनाकर। डेट कंजंक्शन लगा दिया हमने, डेट कंजंक्शन हो गया, और डेट कंजंक्शन के द्वारा एक क्लोज लिखी गई है, डेट द पिलर्स ऑफ ट्राइबलिज्म। फिर आगे एक और डेट यूज किया गया है, उसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन क्या किया, ये एक्सप्लेन के बाद डेट कंजंक्शन के द्वारा जिस क्लोज को जोड़ा गया है वो कौन सी क्लोज है। एक तो क्लोज ये हो गई मेन क्लोज, और दूसरी क्लोज डेट के बाद जो पूरी इंफॉर्मेशन लिखी है, ये पूरी इंफॉर्मेशन जो डेट के बाद लिखी गई है इस सबऑर्डिनेट क्लोज को और ही एक्सप्लेन्ड वाली मेन क्लोज को जोड़ने के लिए डेट कंजंक्शन लगाया गया है। डेट कंजंक्शन लगाया जाता है मेन क्लोज से रिलेटेड किसी इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, ऑब्जेक्ट चाहिए था, हमने उस ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्लोज के रूप में डेट कंजंक्शन लगाया और वो पूरी इंफॉर्मेशन लिख दी। ये पूरी इंफॉर्मेशन जो डेट के बाद लिखी गई है यही उसने एक्सप्लेन की है। तो ये पूरी की पूरी क्या होगी, सबऑर्डिनेट क्लोज। अब सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो भी आपकी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। डेट यहाँ पर एक कंजंक्शन के रूप में आ रहा है, इसको भी अभी देखेंगे, पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं। डेट कंजंक्शन लग गया, फिर आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। प्लस नाउन हो गया, द आर्टिकल हो गया, ये एक नाउन फ्रेज हो गई। ये नाउन फ्रेज भी सब्जेक्ट के फंक्शन में होगी। भाई ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इनको बना नहीं पाओगे, इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब प्रीपोजिशन नहीं है, कोई लिंकिंग वर्ब भी नहीं है। ऑफ लगाया गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा गया उसका ऑब्जेक्ट। ट्राइबलिज्म, देखिए ट्राइबलिज्म का मतलब होता है बिलीफ सिस्टम या थियोरी या आइडियोलॉजी जो सपोर्ट करती हो ट्राइब्स को या ट्राइबल कल्चर को। ट्राइबल कल्चर को, ट्राइब्स को सपोर्ट करने वाली किसी फिलोसफी को, किसी आइडियोलॉजी को, या किसी सिस्टम को, या किसी बिलीफ को, या किसी थियोरी को हम ट्राइबलिज्म कह सकते हैं। ठीक है, ही एक्सप्लेन दैट द पिलर्स ऑफ ट्राइबलिज्म। तो ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई ऑफ ट्राइबलिज्म, पिलर्स के लिए आई है। तो इस प्रीपोजिशनल फ्रेज को मैं कह दूंगा एडजेक्टिव फ्रेज। अब आगे लगाया गया है डेट। अब ये जो डेट लगाया गया है इसके बारे में हम जानेंगे क्या है। पहले यहाँ देख लेते हैं ह्यूमंस। ह्यूमंस एक क्या है, नाउन है, और ये नाउन भी सब्जेक्ट ही हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इसको कंसीडर कर नहीं पाओगे। रिलाई ऑन, रिलाई ऑन का मतलब होता है डिपेंड अपॉन। ठीक है, डिपेंड ऑन या डिपेंड अपॉन। रिलाई ऑन को डिक्शनरी पे डालोगे तो डिपेंड ऑन या डिपेंड अपॉन लिखा आ जाएगा। इसके साथ ऑन या अपॉन दोनों प्रीपोजिशन यूज हो जाती है, ऑन या अपॉन। रिलाई खुद इंट्रांजिटिव है, डिपेंड भी इंट्रांजिटिव है, इनके साथ ऑन या अपॉन प्रीपोजिशन आ जाती है दोनों के साथ। किसी पर निर्भर होना, किसी पर डिपेंडेंट होना। तो रिलाई ऑन, रिलाई इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ऑन लगा दी हमने प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद होना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट। कहाँ है वो ऑब्जेक्ट, आगे तो एक और प्रीपोजिशन आ गई जिसका ऑब्जेक्ट लिखा है। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है। लेकिन ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहाँ गया, एक्चुअली में ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है डेट, और डेट ऑब्जेक्ट भी हो रहा है, इसका मतलब वो प्रोनाउन भी है। ऑन के लिए ऑब्जेक्ट हो रहा है
तो प्रोनाउन भी है। एक्चुअली में ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना था ट्राइबलिज्म, अब लेकिन चूंकि वो तो ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया और उस क्लोज में है, इस वाली मेन क्लोज में है, ठीक है। दैट के बाद जो सबऑर्डिनेट क्लोज लगाई गई है उसमें भी दो क्लोजेज हैं, तो उन दो क्लोजेज में द पिलर्स ऑफ ट्राइबलिज्म वुड ऑलवेज काउंटर एनी सिग्निफिकेंट कल्चर और सोशल चेंज, ये मेन क्लोज है। दैट ह्यूमंस रिलाई ऑन, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, ठीक है। अब कहने की बात यह है कि रिलाई ऑन यानी कि ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ट्राइबलिज्म होना था, लेकिन यहां पर तो उसको ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, वो तो मेन क्लोज में आ गया, ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस कर रखा है और ये रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के मीनिंग को रिलेट कर रहा है, अपने एंटीसीडेंट को सबऑर्डिनेट क्लोज में रिलेट कर रहा है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट हो गया ऑन के लिए और कंजंक्शन भी हो गया, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन होता है। दैट ह्यूमंस रिलाई ऑन ट्राइबलिज्म, अब ये फॉर लगाया गया प्रीपोजिशन फॉर सिक्योरिटी, पर्पस बताने के लिए कि किस पर्पस के लिए डिपेंडेंसी की बात की जा रही है, कि वो जिन पिलर्स पे या ट्राइबलिज्म पे डिपेंडेंट है, किस लिए है, फॉर सिक्योरिटी। तो पर्पस को रिफर करने के लिए हम यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन को लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो सब्जेक्ट था इसका प्रेडिकेट आ गया, ये आगे जो लिखा है इसी सब्जेक्ट का प्रेडिकेट लिखा है। वुड यहाँ पर क्या है, मोडाल लग गया, प्रोबेबिलिटी बताने के लिए वुड को यहाँ पर लगा दिया गया। ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मेन वर्ब से पहले आ गई, यानी कि मेन वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को बताने के लिए क्या आ गया, ऑलवेज एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगा दी। काउंटर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, काउंटर का मतलब टू गिव रिप्लाई टू समबडी और समथिंग, कोई सिचुएशन आई, कोई आपके सामने सर्कमस्टांसेस आई, आपने उसको बराबर जवाब दिया, आपने उसको काउंटर कर दिया, टैकल कर दिया, टू टैकल द सिचुएशन, टू टैकल द हार्ड सिचुएशंस। तो काउंटर एनी सिग्निफिकेंट कल्चर और सोशल चेंज, काउंटर जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी, कहाँ है वो ऑब्जेक्ट, एनी सिग्निफिकेंट कल्चर और सोशल चेंज, ये एक नाउन फ्रेज लिखी गई है। सोशल चेंज, चेंज नाउन हो गया, सोशल एडजेक्टिव हो गया, कल्चर एक एडजेक्टिव हो गया, जिसको दो एडजेक्टिव को और कंजंक्शन से जोड़ा गया है, और कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, दो एडजेक्टिव को जोड़ सकता है, उन्हीं दो एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए लगाया गया है। सिग्निफिकेंट एक और एडजेक्टिव था जो कि चेंज के लिए लगाया गया था। एनी जो है डिटर्मिनर हो गया। तो ये पूरी की पूरी जो नाउन फ्रेज है, काउंटर ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गई। अब इसी नाउन फ्रेज में गलती है, लेकिन गलती क्या है ये समझने के लिए पूरी इस नाउन फ्रेज को हमें जो है एनालाइज करना पड़ेगा। एनी का फंक्शन देख लेते हैं। एनी के बारे में मैं थोड़ी सी दो चार मुख्य बातें बता देता हूं। वैसे तो डिटर्मिनर चैप्टर में एनी, सम, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही। देखिए जो एनी वर्ड है ये प्रोनाउन भी हो जाता है, लेकिन अभी हमें बात करनी है इसके डिटर्मिनर वाले फंक्शन की। एनी जब डिटर्मिनर होता है तो वो किसी इंडेफिनिट या अननोन पर्सन या थिंग को रिफर करता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, एनी किसी इनडेफिनिट मतलब जिसके बारे में पता ना हो, जो निश्चित, जो अनिश्चित हो, जो निश्चित ना हो, किसी इनडेफिनिट या अननोन पर्सन या थिंग को रिफर करता है, थिंग को रिफर करता है, ठीक है। अब देखिए किसी इंडेफिनिट या अननोन पर्सन को अगर रिफर कर रहा है एनी का यूज करके, तो इसका मतलब स्पीकर उस पर्सन या थिंग के बारे में जिसको इंडेफिनिट या अननोन कहा जा रहा है अनसर्टेन है। तो इसका मतलब एनी वर्ड के साथ एक अनसर्टेनिटी का एस्पेक्ट जुड़ा रहता है। कहने का मतलब ये है, इनडेफिनिट का मतलब क्या है, आप उसके बारे में सर्टेन नहीं हो। अगर कोई पर्सन या कोई थिंग अननोन है जिसके लिए आप एनी डिटर्मिनर का यूज कर रहे हो, इसका मतलब उस पर्सन और थिंग के बारे में आप सर्टेन नहीं हो, अनसर्टेन हो। तो एक अनसर्टेनिटी का एस्पेक्ट एनी वर्ड के साथ जुड़ा रहता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन रहती है, अनसर्टेनिटी का एस्पेक्ट जो है एनी वर्ड के साथ जुड़ा रहता है।
और इसी अनसर्टेनिटी के एस्पेक्ट की वजह से ये कहा जाता है कि एनी को इंटेरोगेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर में प्रीफर किया जाना चाहिए, क्योंकि जो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है वो भी इंटेरोगेट करने के लिए पूछी जाती है। अगर आप किसी चीज को इंटेरोगेट कर रहे हो, किसी चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जानने की बात कर रहे हो, जानना चाह रहे हो, उसके लिए आपने क्वेश्चन पूछा है, तो इसका मतलब आप अनसर्टेन हो। भाई आप पूछ तो तभी रहे हो किसी चीज के बारे में चूंकि आपको नहीं पता, अनसर्टेन हो। तो इसी अनसर्टेनिटी के एस्पेक्ट की वजह से एनी के साथ जो अनसर्टेनिटी एस्पेक्ट जुड़ा है, अनसर्टेनिटी का मीनिंग जुड़ा है, इसी अनसर्टेनिटी एस्पेक्ट और मीनिंग की वजह से एनी इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में बराबर प्रीफर किया जाता है, बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाइबल है, मतलब फिट होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, चलो यहां पर लिख देता हूं मैं, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर या फिर नेगेटिव में यूज किया था भी बताऊंगा। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर भी वही होती है जिनमें थोड़ा अनसर्टेनिटी का एस्पेक्ट रहता है, और इसी अनसर्टेनिटी के एस्पेक्ट की वजह से इनमें एनी जो है प्रीफर किया जाता है। लेकिन एनी को इंटेरोगेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर में प्रीफर किया जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि एनी को अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगाया जा सकता। एनी को अफर्मेटिव सेंटेंस में भी यूज किया जा सकता है, बस थोड़ा सा मीनिंग और कंटेक्स्ट चेंज हो सकता है। देखो मैं सेंटेंस से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, एनी को अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाया जाता है, लेकिन एनी जो है काउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है। पिछले पेज पे लिख देता हूं, एनी जो डिटर्मिनर है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ सकता है, और जब काउंटेबल नाउन के साथ आता है तो मोस्ट ग्रामेरियन प्रीफर करते हैं इसको प्लूरल नाउन के साथ लिखना। और प्लूरल नाउन के साथ लिखना इसको क्यों प्रीफर किया जाता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एनी को जब वो काउंटेबल है तो उसको सिंगुलर नाउन के साथ भी लिखा जा सकता है। प्रीफरेंस हमारी ये रहती है, लेकिन सिंगुलर नाउन के साथ भी लिखा जा सकता है। थोड़ा सा कंटेक्स्ट, थोड़ा सा मीनिंग में फर्क आएगा, थोड़ा सा जो है डिफरेंस आ जाएगा, कोई बात नहीं है, इसको समझ लेते हैं क्यों होता है ऐसा। मैंने एक सेंटेंस पूछा, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस अनकाउंटेबल है, एनी उसके साथ जस्टिफाइबल है। हम ये इंटेरोगेशन की स्ट्रक्चर लिख रहे थे, हम वैसे अनसर्टेन थे, उसी अनसर्टेनिटी को रिफर करने वाला वर्ड हमने डिटर्मिनर यूज कर लिया। और किस चीज के बारे में अनसर्टेन थे? एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस के बारे में तो पूछ रहे हैं हम कि तुम्हारे पास है नहीं है। अब इसका आंसर किसी पर्सन ने दिया, आई डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस। देखिए ये जो है ना, नोट और एनी का जो कॉम्बिनेशन हो जाता है, नोट और एनी का कॉम्बिनेशन मिलकर हो जाता है नो, इसलिए नेगेटिव स्ट्रक्चर में भी बिल्कुल बराबर अच्छी तरह से जस्टिफाई हो जाता है, सिंटेक्स में जो है फिट हो जाता है। नोट एनी का मतलब हो जाता है नो एक्सपीरियंस। आप एक्चुअली में ये कहना चाह रहे हैं, आई हैव नो एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहां भी इसका मीनिंगफुल, ये वर्ड यहां भी, ये डिटर्मिनर यहां भी मीनिंगफुल रहता है, जस्टिफाइबल रहता है। लेकिन अगर कोई बच्चा या कोई कैंडिडेट आंसर करे, आई हैव एनी एक्सपीरियंस, तो ये है एक अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है कि आप अफर्म कर रहे हो, स्टेट कर रहे हो। जब आप अफर्म करते हो, स्टेट करते हो, अफर्म का मतलब है टू से समथिंग विद कॉन्फिडेंस, क्लियरली से समथिंग, या पॉजिटिव वे में कुछ कहना। अफर्म का मतलब है कुछ पॉजिटिव वे में कहना, यानी कि आप जानते हो कि ऐसा है तभी आप ये कह रहे हो। अब अफर्मेटिव सेंटेंस जो है एक क्लियर मीनिंग के साथ रहते हैं, कोई वो तभी कहता है जब आप सर्टेन होते हैं। और एनी है अनसर्टेनिटी को रिफर करने वाला वर्ड, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन जनरेट हो जाता है, और इसी कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से एनी अफर्मेटिव सेंटेंस में मीनिंगफुल नहीं माना जाता। यहां पर आपको लगाना चाहिए सम, अनकाउंटेबल के साथ आ जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन जरा ऐसी एज्यूम करके देखिए जहां पर एनी अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ भी आ सकता है। मैंने लिखा, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। एनी स्टूडेंट कैन solve it।
ठीक है। अब मेरी ये क्लास है, मेरी क्लास में 40-50 स्टूडेंट हैं, 100 है, कितने भी हैं, ठीक है। मैंने कोई बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया, ये दे दिया मैंने 5 + 5 बताओ क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब एनी स्टूडेंट कैन सोल्व इट से मैं रिफर कर रहा हूं कि एनी स्टूडेंट मतलब मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से एनी स्टूडेंट से आप ये करवा के देख लो, वो कर लेंगे। तो एनी स्टूडेंट से रिफर मैं किसी इंडेफिनिट स्टूडेंट को ही कर रहा हूं। अभी भी मैं अनसर्टेन हूं। आप रश्मि को उठा के देख लो, आप राकेश को उठा के देख लो, आप रहीम को उठा के देख लो, आप हिना को उठा के देख लो, आप अब्दुल को उठा लो, आप जो है टॉम को उठा लो, आप जो है किसी और पर्सन को उठा लो, किसी भी एक इंडेफिनिट पर्सन को उठाकर देख लो, आप एनी स्टूडेंट को उठाकर देख लो, वो इसको सोल्व कर देगा। इतना इजी क्वेश्चन है, मैं ये कह रहा हूँ। तो एनी स्टूडेंट से रिफर अभी भी मैं किसी इंडेफिनिट पर्सन को कर रहा हूँ, लेकिन एनी स्टूडेंट से इनडायरेक्ट वे में मैं कहना चाह रहा हूं कि एवरी स्टूडेंट कैन सोल्व इट, एवरी स्टूडेंट कैन सोल्व इट। तो एनी इनडायरेक्ट वे में अगर इस सिचुएशन में एवरी स्टूडेंट को, और एवरी स्टूडेंट का मतलब हो गया ऑल स्टूडेंट कैन सोल्व इट, भाई जनरल मीनिंग तो यही आएगा। हालांकि स्पेसिफिक मीनिंग जो है एनी से मैं ये कह रहा हूं कि एनी स्टूडेंट मतलब किसी भी इंडेफिनिट स्टूडेंट को उठाकर देख लो, आगे वाली रो में से उठा लो, बीच में से उठा लो, रश्मि को, रहीम को, अब्दुल को, हिना को, आलिया को, मुस्कान को, किसी को भी उठा के देख लो, एनी स्टूडेंट कैन सोल्व इट। किसी भी इंडेफिनिट स्टूडेंट से सोल्व करवा लो, लेकिन एनी स्टूडेंट का यूज करके जनरल सेंस में मैंने पूरी क्लास को रिफर कर दिया। एनी स्टूडेंट यहाँ पर एवरी स्टूडेंट को इनडायरेक्ट वे में जनरल सेंस में रिफर कर गया, और एवरी स्टूडेंट का मतलब हो जाता है ऑल स्टूडेंट। और ऑल चूंकि एक ऐसा डिटरमिन है जो काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, उसको प्लूरल कर देगा। तो इस सिचुएशन में ये कहा जाता है कि एनी को जो है प्लूरल के साथ लगाया जाना चाहिए, लेकिन एनी सिंगुलर के साथ भी आ सकता है। अगर आप एनी स्टूडेंट लिख रहे थे तो भी सही था, बस यहाँ पर आप किसी इंडेफिनिट स्टूडेंट को रिफर कर रहे थे, और यहाँ एनी स्टूडेंट्स अगर आप लिख रहे हैं तो आप जनरल सेंस में ऑल को रिफर करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है। इसलिए मोस्ट केसेस में आपको एनी के साथ अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल लिखा मिलेगा, लेकिन अगर आपको सिंगुलर लिखा मिले तो भी आप परेशान ना हो, बस कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करें। अब कहने की बात यह है कि यहाँ पर आपको बताई गई है कि एनी जो है ये चेंज को जो है, चेंज काउंटेबल नाउन है, चेंज जो है वो काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन है तो अगर आप एनी लगा रहे थे तो यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए था, नहीं तो यहाँ पर एनी को हटाकर ए लिखो। बच्चा यहाँ पर एनी भी ठीक हो जाएगा, एनी भी मीनिंगफुल है और ए भी मीनिंगफुल है। अगर आप एनी लगा रहे हैं तो आप किसी इंडेफिनिट चेंज को रिफर कर रहे हैं जिसके बारे में आप, जो कि अननोन है, जो कि आ सकता है फ्यूचर में, जिसके बारे में आप अनसर्टेन है। और अगर आप ए लगा रहे हैं तो भी आप एक इंडेफिनिट किसी बहुत मतलब दुनिया में जितने भी चेंज होते हैं उसमें से किसी भी एक चेंज की बात आपने कर दी। हालांकि कंटेक्स्ट थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों ही वर्ड मीनिंगफुल है, सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने लगते हैं। तो ये गलती तो यहाँ पर थी नहीं, गलती एक्चुअली में यहाँ पर कुछ और है। और वो क्या गलती है जरा समझने के लिए आगे की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और ऑब्जर्व कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव हो गया, और ये एडजेक्टिव आया किसके लिए है? चेंज के लिए। देखिए किसी नाउन के लिए दो से एक, दो, ठीक से लिख देता हूं, किसी भी नाउन के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 एडजेक्टिव भी लगाए जा सकते हैं, बट उनको लिखने का ऑर्डर सही होना चाहिए। यहाँ पर इस चेंज नाउन के लिए 2 एडजेक्टिव लगाए गए हैं, एक तो सोशल और कल्चर, जिनको हमने और कंजंक्शन से जोड़ दिया, इसको एक ही यूनिट कंसीडर करो क्योंकि कंजंक्शन से जोड़ दिया। दूसरा एडजेक्टिव लगाया हमने सिग्निफिकेंट। तो इस नाउन के लिए हमने क्या लगाए? 2 एडजेक्टिव लगाए, 2 एडजेक्टिव लगाए, बस उनको लिखने का ऑर्डर सही होना चाहिए। अब ये जो एडजेक्टिव है आपका पहला वाला, इसमें भी हमने 2 एडजेक्टिव को एक साथ जोड़ा, एडजेक्टिव A1A प्लस एडजेक्टिव 1B। इस तरह की स्ट्रक्चर आपको लिख के दी गई है, परेशान ना हो। सिग्निफिकेंट जो है पहले आ गया क्योंकि ये वाला एडजेक्टिव था और इस एडजेक्टिव को हमने कंजंक्शन से जोड़ा। अब देखिए गलती यहाँ पर है क्या? सिग्निफिकेंट तो सही है, एडजेक्टिव यूज हो रहा है, चेंज के लिए बिल्कुल ठीक था। उसके बाद 2 एडजेक्टिव को लिखा गया
और दोनों एडजेक्टिव को और कंजंक्शन से जोड़ा गया, और कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, दो एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिंटैक्टिकली जस्टिफाइबल है। लेकिन जरा इस कल्चर वर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए चेंज क्या है, नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या लगाया, एडजेक्टिव। सोशल एक एडजेक्टिव है, लेकिन कल्चर क्या एडजेक्टिव है, नहीं है। कल्चर तो एक नाउन है। नाउन कैसे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, देख लेते हैं इस सिचुएशन को। एक प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट करता हूं, उस प्रॉब्लम के एंड में आप ये समझ जाओगे कि गलती क्या है। मैंने लिखा स्कूल। स्कूल क्या है, एक नाउन है। फिर मैंने लिखा टीचर। टीचर क्या है, टीचर भी एक नाउन है। स्कूल भी एक नाउन है, टीचर भी एक नाउन है। फिर मैंने लिखा स्कूल टीचर। फिर मैंने लिखा स्कूल टीचर। अब टीचर तो एक नाउन हो गया, इस स्कूल टीचर फ्रेज में टीचर तो एक नाउन हो गया, लेकिन स्कूल को मैंने क्यों लगाया है, स्कूल को मैंने लगाया है इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। तो स्कूल हो गया मेरा नाउन मॉडिफायर, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए लगाया है, नाउन मॉडिफायर हो गया। भाई टीचर बहुत है, ट्यूशन टीचर हैं, यूट्यूब वाले टीचर हैं, कॉलेज में भी टीचर हैं, हम बात कर रहे हैं स्कूल वाले टीचर की। तो स्कूल वर्ड को लगाया गया है इस टीचर को मॉडिफाई करने के लिए, टीचर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। टीचर एक नाउन है, तो स्कूल हो गया नाउन मॉडिफायर। और नाउन मॉडिफायर एडजेक्टिव को कहा जाता है। नाउन मॉडिफायर उनका घर का नाम है, एडजेक्टिव ऑफिशियल नाम है स्कूल का। नाउन मॉडिफायर एडजेक्टिव भी होते हैं। तो स्कूल यहाँ पर क्या आ गया, एडजेक्टिव के फंक्शन में आ गया, जो कि एक नाउन था। बेसिक रूप से जो एक नाउन की फॉर्म में पाया जाने वाला वर्ड था, आपने उसको एक एडजेक्टिव बनाकर यूज कर लिया, सही हो गया स्कूल टीचर। फिर मैंने लिखा फूल। फूल क्या है, एक नाउन है। फिर मैंने लिखा पर्सन। पर्सन क्या है, पर्सन भी एक नाउन है। फिर मैंने एक फ्रेज लिखी फूल पर्सन। पर्सन एक नाउन हो गया, और फूल एक इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया है, तो मैं इसको नाउन मॉडिफायर कंसीडर कर सकता हूं, जैसे अभी स्कूल टीचर वाले एग्जाम्पल में किया था। और इस नाउन मॉडिफायर को, चूंकि एडजेक्टिव ही होता है नाउन मॉडिफायर, तो मैं कह सकता हूं कि फूल एडजेक्टिव हो गया। अब क्या मैं इस नाउन फूल को एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकता हूं, कर मत लेना, गलत हो गया। वो इसलिए गलत हो गया क्योंकि हमारे पास एक ऐसा वर्ड है फुलिश, जो कि एक रेडीमेड एडजेक्टिव है। जब हमारे पास इस फूल के मीनिंग को कन्वे करने के लिए, फूल के सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने के लिए, या जिस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को हम यहाँ पर कन्वे करना चाह रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमारे पास एक रेडीमेड एडजेक्टिव मौजूद है, तो हम नाउन को एडजेक्टिव बनाकर क्यों यूज करें। कहने का मतलब समझिए आप मेरे, हमने स्कूल को एडजेक्टिव इसलिए बनाया क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए, या स्कूल के सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने के लिए एडजेक्टिव के फंक्शन में हमारे पास कोई वर्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस मीनिंग को हम कन्वे करना चाह रहे हैं, या फूल के सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने के लिए एडजेक्टिव के फंक्शन में हमारे पास एक वर्ड मौजूद है, और वो है फुलिश। तो हमें फूल यूज करना चाहिए यहाँ पर, या फुलिश यूज करना चाहिए, ऑफ कोर्स फुलिश यूज करना चाहिए। वही सिचुएशन है, वही कंटेक्स्ट है आपका कल्चर के साथ। कल्चर होता है एक नाउन, और हमारे पास इसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए, जिस मीनिंग को हम यहाँ पर कन्वे करना चाह रहे हैं, हमारे पास रेडीमेड एडजेक्टिव मौजूद है, कल्चरल। तो हमें वहां पर लिखना चाहिए था कल्चरल। कल्चरल जो है एडजेक्टिव हो जाता है, कल्चरल हो जाता है एडजेक्टिव, और कल्चर हो गया नाउन। जैसे सोसाइटी एक नाउन हो गया, सोशल हो गया एक एडजेक्टिव। और जब हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा रहे हैं, तो क्या हमें इस एडजेक्टिव को इस नाउन से जोड़ना चाहिए था, नहीं, हमें यहाँ पर कल्चर का कर देना है कल्चरल। ठीक है, गलती इसी पार्ट में थी, एनी में नहीं थी, कल्चरल में थी। ये हो गया 14वां सेंटेंस। 15वें सेंटेंस पर देख लेते हैं क्या है। देयर इज ए बैरियर अमंग द एग हेड एंड द होई पोलोई एंड इट वुड बी लेजी आइडियलिज्म टू इग्नोर इट। ठीक है, आसान सेंटेंस है, समझ लेते हैं। देयर जो है
एक प्रोनाउन भी हो जाता है और एडवर्ब भी हो जाता है। एडवर्ब जब वो होता है तो एडवर्ब प्लेस होता है, एडवर्ब प्लेस यहाँ पर है नहीं। एडवर्ब प्लेस किसी एक्शन का या उस वर्ब का जो एग्जिस्टेंस में है उसका प्लेस रिफर करते हैं कि एक्टिविटी या एक्शन कहाँ हुआ, वेयर का रिप्लाई होते हैं। तो एडवर्ब प्लेस तो यहाँ है नहीं, एक्चुअली में यहाँ पर ये प्रोनाउन ही है और सब्जेक्ट के फंक्शन में है। और जब ये सब्जेक्ट होता है तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब है कि इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता है किसी और चीज को, या किसी के एग्जिस्टेंस के बारे में बताने के लिए लगाया जाता है। किसी पर्सन का, किसी थिंग का एग्जिस्टेंस इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में बताने के लिए लगाया जाता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया, एग्जिस्टेंस बता रहा है किसकी, बैरियर की। ये बैरियर ही तो इसका कॉम्प्लीमेंट है। इस यहाँ पर लिंकिंग वर्ब लग गई, मेन वर्ब के रूप में बी की फॉर्म लगी है। अब बैरियर देयर का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि बैरियर देयर का मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, तो देयर लगाया गया होगा बैरियर के एग्जिस्टेंस को बताने के लिए। और बैरियर लगा नहीं सकते तो देयर लगा दिया हमने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, देयर इज अ बैरियर। ठीक है, बैरियर का मतलब जानते हैं आप, बैरियर का मैंने फोटो लगा रखा है। बैरियर का मतलब ऐसा कोई फेंस या कोई ऐसा ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब समथिंग दैट प्रिवेंट्स, दैट स्टॉप, कोई ऐसी चीज जो आपको रोक दे या किसी चीज को रोक दे। तो बैरियर का मतलब एक ऐसा फेंस जो आपकी मूवमेंट को रोक सकती है। यहाँ पर मैंने जो है फोटो लगवाया है बैरियर का। ये क्या है, बैरियर है। इस तरह के बैरियर लगाए जाते हैं। ये आजकल फ्लाईओवर बहुत बन रहे हैं इंडिया में, तो आपने देखा होगा कि ये बैरियर लगा दिए जाते हैं ताकि कोई इधर से इधर को ना जा सके। लेकिन कुछ कलाकार होते हैं तो वो इसके ऊपर को चढ़ के निकल जाते हैं। इस तरह के बैरियर लगाए जाते हैं सड़कों के किनारे पे। तो ये बैरियर है। बैरियर का मतलब वो फेंस, बैरियर का मतलब हो गया फेंस डेट, फेंस या कोई ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स का मतलब बाधा जो मूवमेंट को रोक दे, डेट प्रिवेंट्स मूवमेंट। अब देखिए ये तो बिल्कुल इसका लिटरल मीनिंग हो गया। ये जो मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा और ये जो फोटो मैंने यहाँ पर लगाया, ये बिल्कुल इसका लिटरल मीनिंग हो गया। लेकिन इसको मेटाफोरिकल सेंस में भी यूज किया जा सकता है। मेटाफोरिकल सेंस का मतलब लिख कुछ और रहे हैं लेकिन मीनिंग कुछ और निकल के आ रहा है। बैरियर का मतलब हो सकता है, बैरियर का मतलब होता है अ सर्कमस्टांस और ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब समथिंग दैट कैन स्टॉप, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ये, समथिंग दैट कैन स्टॉप, अ सर्कमस्टांस और ऑब्स्टेकल दैट प्रिवेंट का मतलब टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग या टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अ सर्कमस्टांस और ऑब्स्टेकल दैट प्रिवेंट्स द कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन बिटवीन प्यूपिल और थिंग। ठीक है, प्यूपिल स्पेसिफिकली प्यूपिल के लिए यूज कर रहा हूं मैं ये मीनिंग इसका। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं लैंग्वेज बैरियर। न्यूज़पेपर अगर कोई स्टूडेंट आप में से पढ़ता हो तो लैंग्वेज बैरियर लिखा हुआ आता है एक फ्रेज। लैंग्वेज बैरियर से मतलब क्या है, एक सिचुएशन अज्यूम कीजिए, आपको एक, आप हैं उत्तर प्रदेश के, आप बोलते हैं हिंदी, हिंदी के अलावा आपको कोई भाषा आती नहीं। आपको केरला के या तमिलनाडु के किसी स्टूडेंट के साथ बिठा दिया जाए, उसको तमिल के अलावा और कोई भाषा आती नहीं, तो आपको केवल हिंदी आती है, उसको केवल तमिल आती है। तो क्या आप इंटरेक्ट कर पाएंगे, क्या आप कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं। तो ये जो सिचुएशन है ये आपकी लैंग्वेज की वजह से है। तो इस सिचुएशन को कहा जा सकता है लैंग्वेज बैरियर। इस लैंग्वेज बैरियर की वजह से ये जो बाधा आ गई है, ये जो बैरियर आ गया है जो आपको रोक रहा है कम्युनिकेट करने से, इंटरेक्ट करने से। ठीक है, तो इस तरह के मीनिंग में हम बैरियर को यूज कर रहे हैं और ये यहाँ पर यही कहा जा रहा है। ठीक है, अगर आप आएंगे सेंटेंस का फर्दर मीनिंग आप जानने की कोशिश करेंगे तो यही मीनिंग दिया गया है। आगे के जरा मीनिंग समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देयर इज अ बैरियर अमंग द एग हेड एंड द होई पोलोई। एग हेड का मतलब होता है हाईली स्टूडियस पर्सन। एग हेड नाउन है और इस नाउन का मतलब है अ हाईली एकेडमिक
और स्टूडियस पर्सन, जो कि बहुत ज्यादा पढ़ने वाला पर्सन हो। होई पोलोई, एक्चुअली में होई पोलोई ये एक साथ लिख दिया इन्होंने, दो अलग अलग वर्ड हैं मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं। इसका मीनिंग वैसे तो ये वर्ड आएगा नहीं, फिर भी समझ लेते हैं। होई पोलोई ये एक ग्रीक फ्रेज है, ग्रीक फ्रेज है, और इसका मतलब है द मैनी। मैनी यहां पर रिफर कर रहा है मैनी पीपल को। कंक्लूसिवली ये जो फ्रेज है द ऑर्डिनरी पीपल को, कॉमन लोगों को रिफर करती है, ऑर्डिनरी पीपल। तो यहां पर यही कहा जा रहा है आपसे कि एक वेरी स्टूडियस पर्सन है, एकेडमिक पर्सन है, और एक तरफ कॉमन पीपल है, दो लोग हैं, इनके बीच में किसी बैरियर की बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन जब दो यूनिट है तो आपको अमंग नहीं बिटवीन लगाना चाहिए। अमंग लगाया जाता है दो से ज्यादा चीजों के लिए, बिटवीन लगाया जाता है दो के लिए, स्पेसिफिकली दो के लिए जो है बिटवीन लगाते हैं। देयर इज ए बैरियर बिटवीन द एग हेड एंड द होई पोलोई। तो एक यूनिट हो गया आपका एग हेड, एक यूनिट हो गया आपकी होई पोलोई, दो यूनिट के लिए आप क्या रिफर करेंगे? बिटवीन। देयर इज ए बैरियर बिटवीन द एग हेड एंड द होई पोलोई एंड इट वुड बी लेजी आइडियलिज्म टू इग्नोर इट। एंड कंजंक्शन लगाया गया, कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, दो क्लोजेस को जोड़ रहा है। पहली क्लोज हो गई ये और दूसरी क्लोज हो गई ये। कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन एंड जब दो क्लोजेस को जोड़ता है तो दोनों ही क्लोजेस जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। तो ये भी एक कोऑर्डिनेट क्लोज है, ये भी एक कोऑर्डिनेट क्लोज है। किसी भी क्लोज को सबऑर्डिनेट नहीं कहा जा सकता, या ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी क्लोज दूसरी क्लोज का हिस्सा है, उसके बारे में कोई टाइम, रीजन या प्लेस बता रही है। दोनों ही इंफॉर्मेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इट यूज कर दिया गया है इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन के लिए, जो पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। देयर इज ए बैरियर बिटवीन द एग हेड एंड द होई पोलोई, इस इंफॉर्मेशन को रिफर करने के लिए हमने इट यूज कर दिया। वुड लगा दिया गया मोडाल, एक प्रोबेबिलिटी को रिफर करने के लिए। बी हो गई यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, उसके बाद लगाया लेजी एडजेक्टिव के रूप में, जो कि कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इट के लिए, और सॉरी इट वुड बी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गया, लेजी यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पर आगे लगा हुआ आइडियलिज्म। तो ये जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव इस नाउन के लिए, आइडियलिज्म के लिए एडजेक्टिव हो रहा है, लेजी आइडियलिज्म। देखिए आइडियल का मतलब होता है परफेक्ट, और आइडियलिज्म का मतलब हो गया ऐसा बिलीफ, ऐसी थ्योरी, ऐसी फिलोसफी, ऐसे आइडियाज जो परफेक्शन की बात करें, उनको कहा जाता है आइडियलिज्म। या उस फिलोसफी को जो कि परफेक्शन की बात करे, परफेक्शन के पीछे भागने वाली थ्योरी या पर जो फिलोसफी है, उसको आइडियलिज्म कहा जा सकता है। एंड इट वुड बी लेजी आइडियलिज्म टू इग्नोर इट। एडजेक्टिव और उसके बाद उसका नाउन हो गया। ये जो पूरी फ्रेज है ना, लेजी आइडियलिज्म, ये लेजी आइडियलिज्म इस इट का कॉम्प्लीमेंट हो रही है ना। सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में आ गई, और लिंकिंग वर्ब ने लेजी आइडियलिज्म कॉम्प्लीमेंट को इट से लिंक कर दिया। टू इग्नोर इट, 2 + V1 इन्फिनिटिव लग गया, और इग्नोर ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया। एक्चुअली में ये जो इट लगाया गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर डैट। ये इट इस इंफॉर्मेशन के लिए नहीं लगाया गया, ये इट लगाया गया था, ये भी एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट था। ये जो टू इग्नोर इन्फिनिटिव में जो इन्फॉर्मेशन है ना, इस इन्फॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया गया था। ठीक है, जैसे मैं लिखूं इट इज गुड टू गो फॉर वॉक, एक सेंटेंस मैंने लिखा, अरे ये क्या हो गया, इट इज गुड टू गो फॉर वॉक, ये सेंटेंस मैंने लिखा। तो यहाँ पर ये जो इट है ना, ये सब्जेक्ट है और एक प्रोनाउन है और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, और ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है? इस एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर टू गो इज गुड या टू गो फॉर वॉक इज गुड, ये कहा जा रहा है आपसे। टू गो फॉर वॉक इज गुड, बस ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज हुई है, मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर ये जो इट है ना, इस टू इग्नोर को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज हुआ था। बाद में इन्फिनिटिव देख के मुझे समझ में आया। इग्नोर खुद एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब के एट्रीब्यूट में है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया इट। ये हो गया 15। 16वें पर चल लेते हैं।
Credit, when used responsibly, can achieve a great number of positive things in our lives, such as financing and paying off our dream hybrid or college tuition fees. क्रेडिट हो गया नाउन, नाउन है तो सब्जेक्ट के फंक्शन में होगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो होगा नहीं. When used responsibly, अब देखिए यूज्ड रेस्पॉन्सिबली, यूज्ड यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया जो लगाया गया है इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए. रेस्पॉन्सिबली यहाँ पर एडवर्ब मैनर हो गया. एडवर्ब मैनर लगाए जाते हैं किसी वर्ब का, किसी एक्शन का मैनर बताने के लिए. कोई भी एक्शन होता है, कोई भी काम किया जाता है या खुद होता है तो उसमें एक ढंग होता है, एक मैनर होता है, उस मैनर को बताने के लिए एडवर्ब मैनर लगाए जाते हैं. तो यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है, यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है. वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है. अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आई है, नाउन मॉडिफाई हो रही है एडजेक्टिव के फंक्शन में, तो उसको पास्ट पार्टिसिपल मानूंगा मैं. और पास्ट पार्टिसिपल जो है नॉन फाइनाइट वर्ब ही होते हैं, तो वर्ब का एट्रीब्यूट इसमें रहेगा और उसी वर्ब के एट्रीब्यूट की वजह से एक एडवर्ब मैनर ने इस एक्शन को, इस वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, मैनर बता दिया. चूंकि ये जो रेस्पॉन्सिबली वर्ड है इस एडजेक्टिव के बारे में बताने के लिए आया है तो इसको एडवर्ब कंसीडर किया जाना चाहिए और ये बेसिकली है भी एडवर्ब ही. व्हेन को एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में यूज कर लिया गया बस इस एडजेक्टिव से पहले बताने के लिए कि किस तरह किस सिचुएशन की बात की जा रही है. क्रेडिट व्हेन यूज्ड रेस्पॉन्सिबली, कैन मोडाल लग गया. ठीक है, सब्जेक्ट तो हमारा ये हो ही गया था, फिर उसके बाद उसका प्रेडिकेट शुरू हो गया, कैन मोडाल लग गया. अब देखिए मोडाल जो है हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आ गई अचीव, जो कि एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है. ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब ने उसके बाद एक अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, ग्रेट नंबर. कैन पर अगर मैं बात करूं तो कैन के बारे में आपने सुना होगा एबिलिटी या पॉसिबिलिटी, सॉरी एबिलिटी बताने के लिए कैन आता है या परमिशन के लिए हम कैन को लगा देते हैं. कैन के बारे में आपने सुना होगा, एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए कैन लगाया जाता है. कई बार परमिशन मांगने के लिए, परमिशन देने के लिए कैन को लगा दिया जाता है. इसके अलावा कैन का और भी एक दो यूसेज है, उनमें से एक यूसेज बता देता हूं जो आपके सेंटेंस से रिलेवेंट है और देखने को मिलेगा आपको काफी सेंटेंस में. कैन का यूज कर सकते हैं हम रिफर करने के लिए. कैन यूज्ड टू रिफर दैट समथिंग is true, something is true sometimes. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने एक सेंटेंस ऐसा लिख रहा हूं जो आपको हिला देगा. स्मोकिंग कॉजेज कैंसर. मैंने सेंटेंस लिखा स्मोकिंग कॉजेज कैंसर. ठीक है, ये एक फैक्ट हो गया. लेकिन मैं अगर ऐसे लिखूं इसको, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, तो स्मोकिंग कैन कोज कैंसर लिखकर क्या मैं कैन के द्वारा स्मोकिंग की एबिलिटी बता रहा हूं? क्या स्मोकिंग की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने की बात की जा रही है? भाई एबिलिटी तो किसी पर्सन में हो सकती है, किसी एनिमल में हो सकती है, स्मोकिंग की क्या एबिलिटी भाई? एक्चुअली मैं यहाँ पर मैं एक ऐसे सिनेरियो को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि ट्रू हो सकता है. स्मोकिंग कैन कोज कैंसर, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जो है किसी ओकेजन में समटाइम्स जो है ट्रू हो सकती है, वैलिड हो सकती है. सभी टाइम जो है ये नहीं होगी लेकिन कुछ टाइम हो सकती है. तो क्रेडिट व्हेन यूज्ड रेस्पॉन्सिबली कैन अचीव ए ग्रेट नंबर ऑफ पॉजिटिव थिंग्स. अचीव ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, इसके बाद लिख गया अ ग्रेट नंबर यानी कि इसका ऑब्जेक्ट हो गया. ऑफ प्रीपोजिशन लग गया कि किसके नंबर की बात की जा रही है, और प्रीपोजिशन के बाद लगा हुआ है पॉजिटिव थिंग्स, यहाँ पर नाउन हो गया, पॉजिटिव हो गया एडजेक्टिव, और प्रीपोजिशनल फ्रेज लग गई इस नंबर के लिए एक एडजेक्टिव फ्रेज. इन आवर लाइफ्स, इन प्रीपोजिशन हो गई और प्रीपोजिशन के बाद इसका फिर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है. लाइफ जो है नाउन है और आवर यहाँ पर पजेसिव डिटरमिनर हो गया. देखिए लाइफ के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो लाइफ जो वर्ड है ना, लाइफ एक एक कॉन्सेप्ट बड़ा काम का बता रहा हूं मैं आपको, समय तो ले रहा हूं लेकिन चीजें बड़ी काम की बता रहा हूं. ये आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगी चीजें, किसी न किसी सेंटेंस में यहाँ पर फंस जाओगे. देखिए जो लाइफ जो वर्ड है ना,
इसको अगर आप डिक्शनरी पर डाल के देखोगे तो किसी डिक्शनरी पर आपको इसको 10 मीनिंग मिलेंगे, किसी पर इसको 20 मीनिंग। एक डिक्शनरी में मैंने इसको पहले खोल के देखा था तो मेरे को 20-25 मीनिंग इसके देखने को मिले थे। और कहने का मतलब है, मैं इसके दो मुख्य मुख्य मीनिंग लिखवा देता हूं। लाइफ का मतलब है द स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग अलाइव, जिंदा रहने की अवस्था को लाइफ कहा जा सकता है, या अ पर्सन्स एग्जिस्टेंस, किसी पर्सन की एग्जिस्टेंस को भी लाइफ कहा जा सकता है। अब इस मीनिंग में ये काउंटेबल भी हो जाती है, मुख्यतः इस मीनिंग में इसको अनकाउंटेबल ही रहना चाहिए। अब देखिए काउंटेबल कब हो जाएगी, जब हम बहुत सारे पर्सन, जब हम लाइफ को इस मीनिंग में बहुत सारे इंडिविजुअल से रिलेट कर दें तो वो काउंटेबल भी हो जाएगी। भाई एक पर्सन की एक लाइफ हुई, अगर 10 पर्सन है तो उनकी 10 लाइफ हो गई, तो 10 लाइफ अगर मैं लिखूंगा तो 10 लाइफ ही लिखूंगा। ठीक है, मीनिंग में अनकाउंटेबल भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है। अगर मैं लाइफ को बहुत सारे इंडिविजुअल से रिलेट कर रहा हूं तो मैं उसको काउंट भी कर सकता हूं इस मीनिंग में। एक और मीनिंग यहां पर इसका लाइफ का निकल के आता है जो मुख्य है, अ पीरियड बिटवीन बर्थ और डेथ। जब इंसान पैदा हुआ या कोई जानवर पैदा हुआ और जब तक वो मरा, उसके बीच के पीरियड को लाइफ कहा जा सकता है। इस मीनिंग में भी जो है ये काउंटेबल हो जाती है। भाई एक पर्सन का पीरियड है तो आप 1 लाइफ लिख देंगे, अगर 10 पर्सन के पीरियड है तो आप 10 लाइफ लिख देंगे। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल इस मीनिंग में भी हो सकती है। अब मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो लाइफ वर्ड है आप इसको अनकाउंटेबल तब कंसीडर करना जब ये किसी स्टेट को रिफर कर रही हो, लेकिन जब आप इसको किसी इंडिविजुअल से रिलेट कर दोगे या किसी स्पेसिफिक, इसको थोड़ा सा इसके डोमेन को स्पेसिफिक कर दोगे तो ये काउंटेबल भी हो सकती है। जैसे एक मीनिंग आप लाइफ का ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे वर्किंग लाइफ हो गई, ठीक है, कॉर्पोरेट लाइफ हो गई। अब मैं लिख सकता हूँ जो पॉलिटिशियन होते हैं उनकी कोई, जो हमारे लीडर होते हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उनकी कोई पब्लिक लाइफ नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो आपको किसी नुक्कड़ पे पान खाते हुए मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती पार्टी करते हुए बियर पी के कार में घूम रहे हैं, ऐसी हरकतें वो नहीं करते हैं। तो कह सकते हैं कि उनकी पब्लिक लाइफ नहीं होगी। अब लाइफ की डोमेन को मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक कर दिया। लाइफ की डोमेन को अगर मैं स्पेसिफिक कर रहा हूं तो वो काउंटेबल भी हो सकती है। मैं लिख सकता हूं नो पॉलिटिशियन हैज अ पब्लिक लाइफ। ठीक है, जैसे रियल लाइफ होती है, एक्टर होते हैं उनकी एक रियल लाइफ होती है, एक उनकी रियल लाइफ होती है। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक रियल लाइफ होती है, एक रियल लाइफ होती है। तो अगर मैं इसकी डोमेन को स्पेसिफिक कर रहा हूं तो काउंटेबल भी हो सकता है। अब यहां पर क्या किया गया, यहां पर लाइफ को सारे लोगों से, आवर डिटर्मिनर जो यूज किया गया है वो यूज किया गया हुआ है द पीपल ऑफ द वर्ल्ड के लिए। दुनिया में जितने भी लोग हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको स्पीकर ने अपने साथ इंक्लूड कर लिया। स्पीकर ने खुद को भी इंक्लूड किया और दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया। तो आई प्लस द पीपल ऑफ वर्ल्ड मिलाकर हो गया वी, और इस वी के हिसाब से उसने आवर डिटर्मिनर यूज किया। और जब इतने सारे लोगों की लाइफ की बात हो गई तो उसने उसको काउंटेबल कर लिया, इंडिविजुअल पर्सन से रिलेट कर कर आवर लाइफ्स। यहाँ पर किसी, ये देखिए मैंने इसलिए समझाया कि यहाँ पर किसी स्टूडेंट को एरर दिख सकती थी कि लाइफ तो अनकाउंटेबल है, प्लूरल कैसे कर दिया। यहाँ पर एरर नहीं है, आगे चलते हैं। सच एज, सच जो है प्री डिटर्मिनर होता है, पूरी की पूरी फ्रेज से पहले लगा दिया जाता है डिटरमाइन करने के लिए, और एज जो है प्रीपोजिशन होता है। सच एज मिलकर भी एक प्रीपोजिशन हो रही है और इसका मतलब है लाइक। लाइक भी एक प्रीपोजिशन होती है, लाइक एक्चुअली में वर्ब भी है और प्रीपोजिशन भी है। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को रेडीमेड नाउन होता तो ठीक था, लेकिन लिखी हुई थी एक वर्ब, और उस वर्ब को हमने क्या बनाना था, नाउन बनाना था। वर्ब को नाउन बनाने के लिए क्या बना दिया, जीरेंड। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जीरेंड ही बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी इन्फिनेटिव नहीं बनते, क्योंकि प्रीपोजिशन लिखा आपने, मान लो जैसे एज लिखा या ऑफ लिखा या टू लिखा, और इसके बाद आपने 2 + B1 लगा दिया, तो भले ही 2 + B1 एक इन्फिनेटिव है, पूरी यूनिट एक नाउन कंसीडर की जा सकती है, लेकिन
टू बोलने और सुनने में तो प्रीपोजिशन जैसा है, तो आपको ऐसा लगेगा, जिसको भी बोलोगे ऐसा लगेगा जैसे आपने दो प्रीपोजिशन एक सीरीज में यूज कर दिए, तो इसको इंग्लिश में मैनरेबल नहीं कंसीडर किया जाता है, एरर ही माना जाता है। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा जीरेंड को बनाए। अब जो जीरेंड आपने बनाया फाइनेंस वर्ब, ये जो फाइनेंस वर्ब है ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर के वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। भाई जीरेंड तो आपने बना दिया, लेकिन ये जीरेंड नाउन के फंक्शन में तो आ गया, वर्ब नाउन के फंक्शन में तो आ गई जीरेंड बनकर, लेकिन है तो ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब ना। जीरेंड नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, तो वर्ब का एट्रीब्यूट इसमें है, वर्ब का एट्रीब्यूट इसमें है, तो हमने चेक किया तो हमने पाया कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कहाँ लिखा है इसका ऑब्जेक्ट? ये लिखा है इसका ऑब्जेक्ट फाइनेंसिंग का। एक्चुअली वो ये भी नहीं है, ये पूरा ही है। यहां कंजंक्शन से जोड़ा गया है दो ऑब्जेक्ट को फाइनेंसिंग के। एक्चुअली में यहां पर एंड कंजंक्शन का भी इस्तेमाल किया गया है उस सच एज प्रीपोजिशन के दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, फाइनेंसिंग एंड पेइंग को जोड़ने के लिए। ये जो पेइंग है ये भी एक जीरेंडी है, वर्ब की फॉर्म है, और ये भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। फाइनेंसिंग एंड पेइंग, फाइनेंसिंग को और पेइंग को जोड़ने के लिए एंड कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन का यूज किया गया है, जो सेम रैंक सेम स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। और सच एज प्रीपोजिशन के दोनों ऑब्जेक्ट हो गए एंड कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं। अब देखो फाइनेंसिंग तो ट्रांजिटिव वर्ब थी, उसने तो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ऐसे ही ले लेना था, इसलिए यहां पर कोई प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन पेइंग जो है ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किस मीनिंग में ट्रांजिटिव हो जाती है, किस मीनिंग में इंट्रांजिटिव हो जाती है। इस पे वर्ब को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश में। जरा इसको समझ लेते हैं कि किस सिचुएशन में इसके साथ ऑफ आ सकता है या नहीं आ सकता, या दूसरा प्रीपोजिशन आ सकता है तो किस सिचुएशन में आ सकता है। देखिए पे का मतलब तो आप जानते हैं, पे का मतलब है टू गिव समवन मनी फॉर द थिंग्स बॉट बाय यू और द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू यू। लिखवाने की जरूरत है क्या इसको? चलो लिखवा देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम नोट्स बनाते हैं। चलो, बाय का मतलब है टू गिव समवन मनी फॉर द थिंग्स परचेज बाय यू। आपने कोई चीज परचेज की, उसके बदले में उसको पैसे दे दिए, तो आपने क्या किया? बाई नहीं, पे लिखो यार यहाँ पर। एक्चुअली में पे लिखना है यहाँ पर। टू गिव समवन मनी फॉर द थिंग्स परचेज बाय यू और द सर्विसेज। हो सकता है आपने कोई थिंग ना लियो, कोई सर्विस लियो, जो सर्विस आपको प्रोवाइडेड की गई, और द सर्विस प्रोवाइडेड टू यू। ये पूरे के पूरे मीनिंग पढ़ा करो, लिखा करो, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि किस वर्ड के साथ किस प्रीपोजिशन के साथ कौन सी, किस वर्ड के साथ किस वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है। जैसे मैंने यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन यूज की, यहाँ पर मैंने बाय यूज की, जैसे मैंने प्रोवाइडेड का इस्तेमाल किया, मैंने टू प्रीपोजिशन यूज की। ये सेंस आपके अंदर डेवलप होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं जैसे लिख रहा हूं यहाँ पर, सी पेड हर टैक्सेस। पेड जो है ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया कि उसने क्या पेड किया, व्हाट। क्या लिखी हुई है? ये एक मनी लिखी हुई है, एक अमाउंट होगी या कोई मनी होगी, यहाँ पर कोई अमाउंट भी हो सकती है। शी पेड 5000 रुपीज। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर पे क्या थी? ट्रांजिटिव वर्ब थी। फिर मैंने लिखा सी पेड मी। अब यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया, किसको पेड किया? होम का रिप्लाई। एक सेंटेंस मैंने ऐसे लिखा, सी पेड मी ऑल द ड्यूज। ड्यूज का मतलब जितना भी बकाया था, रिमेनिंग अमाउंट था, रिमेनिंग अमाउंट। तो यहां पर पेड को मैंने डाई ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज कर लिया। डाई ट्रांजिटिव वर्ब मतलब वो वर्ब जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेगी। पहला ऑब्जेक्ट किसको पे किया और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या पे किया, व्हाट। फिर एक सेंटेंस मैंने लिखा, सी पेड मी फॉर माई कार। पेड यहां पर ट्रांजिटिवली यूज हो रही है, ट्रांजिटिव वर्ब है,
और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर फॉर किस लिए लगाया गया, फॉर प्रीपोजिशन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, ये बताने के लिए कि उसने पेड क्यों किया, वाई का रीजन है, पर्पज या रीजन हो गया। अगर वाई का रिप्लाई है तो पर्पज या रीजन हो गया। एक्चुअली में हुआ ऐसा, उसने मुझसे मेरी कार खरीद ली, जब उसने उससे मेरी कार खरीद ली, मेरी कार उसकी हो गई, तो उसने मुझे पे किया। सी पेड मी फॉर माई कार। एक सेंटेंस मैंने ऐसे लिख दिया, सी पेड फॉर माई कार, ये भी ठीक है। पेड यहाँ पर इंट्रांजिटिवली, देखिए पे वर्ब के साथ इतने सारे फंक्शन और इतने सारे मीनिंग पॉसिबल है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, आपको फिर कहीं कंफ्यूज किया जाएगा, तो एक बार समझ लेते हैं। पेड इंट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पर, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज ही नहीं किया गया, बस ये बताया गया कि किस लिए पे किया उसने, उस प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, वो रीजन या पर्पस बता दिया गया। एक्चुअली में इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि कार मैंने खरीदी हो, लेकिन पे मेरी बहन ने या मेरी वाइफ ने या मेरे किसी दोस्त ने कर दिया। सी पेड फॉर माई कार, कार मैंने खरीदी, कार का रजिस्ट्रेशन मैंने मेरे नाम पे कराया, पैसे मेरे पास थे नहीं, उसने पे कर दिए। इस मीनिंग में भी पॉसिबल है, और इसी मीनिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है आपके यहाँ पर। ठीक है, पे के साथ ऑफ नहीं, फॉर प्रीपोजिशन आ जाना था यहाँ पर, और इस फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाना था और ड्रीम हाइब्रिड और कॉलेज ट्यूशन फीस। फीस यहाँ पर नाउन हो गया, ट्यूशन यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, और कॉलेज यहाँ पर दूसरा एडजेक्टिव लग गया। हाइब्रिड नाउन हो गया, और ड्रीम, हाइब्रिड का मतलब वो चीज़ें जो दो चीज़ों से मिलकर बनी हो। हमारे पास हाइब्रिड क्रॉप्स आ जाती है ना, तरह तरह की फसलें, तरह तरह के एप्पल आ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं तो हाइब्रिड है। ठीक है, काले रंग के एप्पल भी बनने लग गए हैं, पहले होते थे नहीं, पता नहीं मुझे। तो ड्रीम हाइब्रिड, ऐसे हाइब्रिड, मतलब ड्रीम हाइब्रिड से मतलब हमारे दो चार ड्रीम मिलकर जो हमारे हाइब्रिड तैयार हो जाते हैं, उसको रिफर किया जा रहा है। फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया पूरी नाउन फ्रेज। अच्छा, पे पर बात कंप्लीट कर लेते हैं। एरर तो यही होगी, पेइंग फॉर हो जाएगा यहाँ पर, ऑफ प्रीपोजिशन नहीं आता है, इस मीनिंग में यूज किया जा रहा है। सी पेड फॉर हिज, सी पेड फॉर हर डिसऑनेस्टी। यहां पर पेड का मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फॉर प्रीपोजिशन लगी है, सही लगा है, ठीक है, यहां पर ये पर्पस बताया गया है, लेकिन यहां पर पेड का मीनिंग कुछ बाय करना नहीं है। या ऐसा नहीं है कि आप दुकान पर गए, आपने डिसऑनेस्टी खरीद ली, उसके बदले में उसको 500 रुपए दे के आ गए। यहां पर पेड का मतलब होता है टू सफर मिसफॉर्च्यून। ठीक है, टू सफर मिसफॉर्च्यून, कष्ट झेलना। उसने कुछ डिसऑनेस्टी की थी, उसके लिए उसने पे किया, मिसफॉर्च्यून को टॉलरेट किया, झेले, कष्ट झेले। इसी मीनिंग में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी पेड विद हर लाइफ। पेड का मतलब यहाँ पर टू सफर मिसफॉर्च्यून। ठीक है, विद हर लाइफ मतलब उस मैनर को बताने के लिए आ रहा है कि उसको अपनी जान देनी पड़ी, किस तरह से उसने, हाउ डिड शी पे। ठीक है, हाउ के रिप्लाई में। तो अगर आपको मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके सामने ऐसी वर्ब्स आ जाती हैं जो एक से ज़्यादा फंक्शन में मीनिंग में आ सकते हैं, तो उनके मीनिंग को, उनके फंक्शन को देख लिया करो, कहाँ पर वो ट्रांजिटिव हो रही है, किस मीनिंग में वो इंट्रांजिटिव हो रही है। ट्रांजिटिव हो रही है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई पर्सन आ रहा है या थिंग आ रहा है। ट्रांजिटिव है तो मोनो ट्रांजिटिव है या डाई ट्रांजिटिव है। डाई ट्रांजिटिव है तो किस तरह के दोनों ऑब्जेक्ट को लेगी। इंट्रांजिटिव है तो किस मीनिंग में इंट्रांजिटिव हो रही है, और अगर इंट्रांजिटिव है और इस मीनिंग में इंट्रांजिटिव है तो किस नेचर का प्रीपोजिशन लेगी, और किस नेचर का प्रीपोजिशन किस कंटेक्स्ट में लेगी, किस नेचर के प्रीपोजिशन के साथ किस नेचर का ऑब्जेक्ट जुड़ेगा। ये सारी चीजें, जरा दो चार चीजें अगर आप जान लेंगे किसी वर्ब के बारे में, तो 100 200 500 वर्ब है, खत्म हो जाएंगी 4-6 महीने में। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। और इसी तरह से जो है आपको अपनी अप्रोच रखनी है। किसी भी सेंटेंस में कोई समस्या है तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे बड़ी खुशी होगी आपको जवाब देने में। धन्यवाद।